इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 61-70 डेस्क पर बैठे और आदतन कलम उठा ली। ध्रुव बिना किसी औपचारिकता के आलीशान चमड़े के सोफे पर बैठ गया, अपने पैरों को क्रॉस किया और सिगरेट जलाई। मीरा ने भौहें सिकुड़ी। मैं यहाँ धूम्रपान की अनुमति नहीं देती। ध्रुव ने अपने होंठ सिकुड़े। मैं तुम्हारा पति हूँ, सिगरेट पीने में क्या बुराई है? तुम कंजूस हो, तुम। मीरा के दांत गुस्से से खुजली कर रहे थे। वह भी इस आदमी के लिए थोड़ी आभारी थी, लेकिन पलक झपकते ही वह फिर से उस पर लगभग पागल हो गई। उसे वाकई शक था कि ध्रुव अपने पिछले जन्म में उसका दुश्मन था। ध्रुव ने सिगरेट नहीं बुझाई, बल्कि खिड़की खोली और खिड़की के पास खड़ा होकर खुद ही सिगरेट पीने लगा। खिड़की के बाहर हलचल भरे शहर को देखते हुए उसकी आंखों में अकथनीय भावनाएं चमक उठीं और उसका पूरा स्वभाव वास्तव में थोड़ा उदास हो गया। मीरा ने ध्रुव के चेहरे की तरफ देखा और ध्रुव के कोनीय और गंभीर चेहरे को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। एक पल के लिए उसे लगा कि ध्रुव इतना रहस्यमय है, मानो वह सिर्फ निंदक होने का नाटक कर रहा हो। पेन होल्डर को काटते हुए मीरा ने भौहें सिकुड़ी और अचानक धीरे से कहा, ध्रुव, तुम कई सालों से घर से दूर हो और इस बार वापस आ रहे हो। तुम्हारी क्या योजना है? अध्याय 55 कितनी बड़ी गलती। इरादा। मीरा के सवाल से ध्रुव भी थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गया। ऐसा लगता है कि उसके पास वाकई कोई योजना नहीं है और वह पैसे के लिए लड़ रहा है। लेकिन दुनिया भर में उसके विदेशी खाते की संपत्ति खरबों में है। सत्ता के लिए लड़ रहा है, लेकिन वह तियानमेन का मालिक है, चीन का एकमात्र शाही डॉक्टर है और स्वर्ग तोड़ने वाली सेना का नेता है। अगर वह परेशानी पैदा करना चाहता है और अपने पैर पटकना चाहता है तो पूरे चीन और यहाँ तक कि दुनिया में खूनी तूफान आ सकता है। तुम अपने लिए क्या योजना बना सकते हो? ध्रुव पहली बार उलझन में पड़ गया। बूढ़े आदमी को छोड़ने और वापस आने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि क्या करना है। बूढ़े आदमी ने जाने से पहले उससे सिर्फ एक बात कही, वो ये कि इंसानों की दुनिया में अच्छे से अभ्यास करो ताकि जब मौका आए तो तुम आखिरकार पूर्णता प्राप्त कर सको। लेकिन उसे नहीं पता था कि बूढ़े आदमी का क्या मतलब था। मीरा की आवाज़ ने उसके विचारों को वास्तविकता में वापस ला दिया। ठीक है, चूंकि तुम्हें अभी नौकरी नहीं मिली है, तुम देख सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो और मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढूंगी। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया। यह संभव नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस काम के लिए उपयुक्त हूँ? मीरा ने अपनी कलम को काटा, भौहें सिकुड़ी और बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव ऐसा कर सकता है। लेकिन आखिरकार ये लड़का अब उससे सगाई कर चुका है और वह उसे पूरे दिन कुछ न करते हुए नहीं देख सकती। इसके बारे में सोचने के बाद मीरा ने आह भरी। नहीं तो आप पहले मेरे ड्राइवर बन सकते हैं। ध्रुव मुस्कुराया और अपने बड़े सफेद दांत दिखाए। प्रिय, हम साथ जाना चाहते हैं। मीरा ने उस पर आंखें घुमाई और भौहें सिकुड़ी। लेकिन मुझे कभी भी और कहीं भी कार का उपयोग करने की सुविधा चाहिए। तुम पूरे दिन बिना किसी निशान के आते जाते रहते हो। अगर मैं तुम्हें न पा सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए? यह आसान है, हम साथ क्यों नहीं रहते? फिर तुम मुझे कभी भी कहीं भी पा सकते हो। मीरा का सुंदर चेहरा लाल हो गया। बाहर निकलो। अगर हम साथ नहीं रहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारे घर में बहुत जगह है, इसलिए तुम मेरे लिए एक कमरा व्यवस्थित कर सकते हो। मीरा ने अपने होंठ काटे और ध्रुव के अनियंत्रित रूप को देखकर उसे चक्कर आने लगा। ध्रुव, मैं अब तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं भी तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। ध्रुव ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, इसके बारे में सोचो। सबसे पहले, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनकर तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ। दूसरे, मैं कभी भी और कहीं भी तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। और तीसरे, मैं बाहरी लोगों को सुराग देखने से रोक सकता हूँ। तुम्हारे दादाजी के पक्ष पर भी दबाव कम होगा। एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारना है ना बढ़िया? का मीरा ने अपनी भौहें उठाई। ये सोचते हुए वह सही लग रही थी। उसने ध्रुव की ओर देखा और आखिरकार उसने कहा जैसे उसने अपना मन बना लिया हो, मैं आमतौर पर बाहर अपने विला में रहती हूँ। तुम वहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए आवश्यक सम्मान बनाए रखना होगा। फिर मैं तुम्हें बदलाव करने के लिए ड्राइवर बनने दूंगी। मत भूलना कि तुम्हारे पास अभी भी 10 करोड़ की शर्त है। अगर तुम इस महीने में 10 करोड़ नहीं कमाते हो तो तुम दूसरी कंपनियों के सामने झुक सकते हो और माफी मांग सकते हो और मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं होंगी। ध्रुव ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो पत्नी, भले ही यह सिर्फ तुम्हारे लिए हो, मुझे ये 10 करोड़ कमाने हैं। अन्यथा अगर तुम एक खूबसूरत महिला भाग गई तो क्या होगा? मीरा ने ध्रुव को घूर कर देखा, लेकिन उसके दिल में थोड़ी मिठास महसूस हुई। इस समय कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने अपने बालों को सीधा किया और शांत भाव से कहा, अंदर आओ। दरवाजा खुला और एक महिला अंदर चली गई। ध्रुव ने महिला को देखा तो चौंक गया। वह कल रात बार की बारटेंडर निकली, आरती राणा। आरती राणा इस समय उस लड़की से बिल्कुल अलग थी जो कल रात बार में थी। कल रात उसने जो लड़की पहनी थी वह सेक्सी और मोहक थी। इस समय उसने एक साफ सुथरी ऑफिस यूनिफॉर्म, काले मोजे, ऊंची एड़ी के जूते, काले रेशम के मोजे, चेहरे पर हल्का मेकअप, सोने के फ्रेम वाला चश्मा और शुद्ध आभा पहनी हुई थी। ध्रुव कल रात बार में बारटेंडर के साथ अपने सामने खड़ी महिला को जोड़ नहीं पाया। आरती राणा ने भी ध्रुव को देखा और दंग रह गई। दोनों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। मीरा ने अचानक कहा, स्नेहा, तुम्हें क्या हो गया है? आरती राणा ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और घबराते हुए कहा, मिस्टर जियांग, नहीं कुछ नहीं। मीरा ने अपनी भौहें उठाई और संदेह भरी आंखों से आरती राणा को देखा। स्नेहा, मुझे आज तुम अजीब क्यों लग रही हो? आरती राणा ने गहरी सांस ली, अपना संयम वापस पाया और एक पेशेवर मुस्कान दिखाई। मिस्टर जियांग, मुझे माफ करना, शायद कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मीरा ने सिर हिलाया आरती राणा के कपड़ों को देखते हुए। अगर तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई है तो वापस जाकर पहले छुट्टी मांगो। तुम मेरी निजी सचिव हो और तुम बाहर भी मेरी छवि का प्रतिनिधित्व करती हो। तुम आमतौर पर अपने काम करने की क्षमता में अव्वल रहती हो। तुम्हें कुछ बेवकूफ़ी भरी गलतियां करनी चाहिए। आरती राणा ने अपने चेहरे पर माफी के भाव के साथ अपने होंठ काटे। जब उसने नीचे देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका बटन टेढ़ा बंधा हुआ था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसका चेहरा और भी माफी मांगता हुआ। मीरा ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आरती राणा का चेहरा भी गंभीर हो गया। मिस्टर जियांग, निदेशक मंडल एक नियमित बैठक कर रहा है और आपको आने के लिए आमंत्रित करता है। मीरा ने कैलेंडर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आज सामान्य मीटिंग का दिन नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या स्थिति है। ऐसा लगता है कि कुछ निर्देशकों ने इसे अनायास ही आयोजित कर लिया है। मीरा की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। मैं समझती हूँ, आगे बढ़ो और पहले अपना काम करो। हाँ मिस्टर जियांग। आरती राणा ने थोड़ा झुककर ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक स्पष्ट नजर थी और जाने के लिए मुड़ी। मीरा अपने चेहरे पर एक थकावट भरी नजर के साथ कार्यालय की कुर्सी पर पीछे झुक गई। ध्रुव ने चिंता से कहा, क्या हुआ पत्नी? क्या बोर्ड मीटिंग में कुछ चल रहा है? मीरा ने ध्रुव को गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक उलझन का भाव था। उसने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं शायद थोड़ी देर के लिए मीटिंग में रहूंगी। अगर तुम्हें कुछ करना है तो आगे बढ़ो और करो। आज से तुम्हारा फोन हर समय स्टैंड बाय पर रहेगा ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं जब मुझे कार की जरूरत हो। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रह सकता हूँ।
कोई बात नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ। क्या तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मीरा ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ये कहने के बाद मीरा खड़ी हुई, अपने कपड़े ठीक किए, अपने बालों को ऊपर किया, अपने ठंडे और निर्णायक रूप में लौटी, मुड़ी और दफ्तर से बाहर चली गई। जियान ग्रुप के बोर्ड रूम में सूट और चमड़े के जूते पहने हुए लोगों का एक समूह था, जिसके बाल तैलिए थे और चेहरे गुलाबी थे। राजेश मेहरा और रोहन मेहरा भी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, लेकिन जियान हेबो और सुनीता मेहरा वहां नहीं थीं। उन दोनों को ग्रुप मैनेजमेंट की समझ नहीं थी और विश्वनाथ मेहरा ने इन दोनों लोगों को ग्रुप के संचालन में भाग नहीं लेने दिया। रोहन मेहरा ने राजेश मेहरा से फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी, क्या आप निश्चित हैं कि आज की योजना में कोई गलती नहीं है? राजेश मेहरा ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ये छोटी सी बात मुझे परेशान नहीं करती। मीरा काफी समय से इस पद पर बैठी हुई है, अब उसके पद छोड़ने का समय आ गया है। बूढ़े आदमी द्वारा उसकी रक्षा करने का क्या फायदा? जब तक वह उसका विरोध करता है तब तक उसके पास पर्याप्त लोग हैं, भले ही देवता आ जाएं, ये बेकार होगा। रोहन मेहरा की आंखें चमक उठी। पिताजी, अगर वह पद छोड़ देती है तो क्या आप पदभार संभालेंगे? ये पक्का है, जब मैं पदभार संभाल लूंगा तो मैं बाद में आपको पद सौंप दूंगा। जियान समूह केवल हमारे वंश का हो सकता है। रोहन मेहरा की थी और उनकी आंखों में ठंडक का आभास था। मीरा, हालांकि तुम मेरी बहन हो, अगर तुम मेरा रास्ता रोकती हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। हमने एक योजना तैयार की है, अब हम मीरा के चारा लेने का इंतजार कर रहे हैं। इस समय सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खुला और मीरा उदासीनता से अंदर चली गई। भीड़ तुरंत चुप हो गई और सभी ने मीरा की ओर देखा। मीरा सीधे मंच पर चली गई, चारों ओर नजर घुमाए और उदासीनता से बोली, आज कोई नियमित बैठक नहीं है, इसलिए मैंने पहले से समय नहीं निकाला। इसलिए अब शेयरधारकों और निदेशकों, अगर आपके पास चर्चा करने के लिए कुछ है तो कृपया इसे संक्षिप्त रखें। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, माफ करें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बीच से विभाजित बाल, सूट और छोटे चश्मे वाले एक व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, श्री जियान बहुत राजसी हैं। अगर आपको कुछ हो जाता है तो हमें कुछ नहीं होगा। क्या आपको सच में लगता है कि आप हम समूह के दिग्गजों को गंभीरता से नहीं लेते हैं? वक्ता का नाम विक्रम मेहरा है, जो जियान परिवार की एक शाखा है और जियान परिवार से कुछ खून का रिश्ता है। मीरा ने शांति से कहा, अंकल कुन, क्या आपको कुछ कहना है? विक्रम मेहरा ने अचानक मेज पटक दी और सख्ती से कहा, बेशक मुझे कुछ कहना है। मैं तुमसे पूछता हूँ मीरा, क्या तुम हम बुजुर्गों को गंभीरता से लेती हो? क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? मीरा स्तब्ध रह गई और भौहें सिकोड़ते हुए बोली, मैंने क्या किया? विक्रम मेहरा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसा कि श्री जियान से उम्मीद थी। आप अभी भी इस समय कुछ भी नहीं होने का नाटक कर रहे हैं। अपनी अंतरात्मा को थपथपाओ और खुद से पूछो कि आपने हाल ही में क्या किया है। मीरा ने भौहें सिकोड़ी और मंच की ओर देखा। बोर्ड के सदस्यों का एक समूह भौहें सिकोड़ रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने हाल ही में क्या गलत किया है। अंकल कुन, बस मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई सवाल है? ठीक है, तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा पाया गया ये कचरा बीनने वाला मंगेतर हमारे समूह पर कितना प्रभाव डालता है? मीरा ने अपना सिर हिलाया और उदासीन दिखी। मुझे यह नहीं पता, कृपया अंकल कुन को बताएं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। विक्रम मेहरा ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, दस्तावेजों का एक ढेर निकाला और उन्हें मेज पर फेंक दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेदिका एंटरप्राइजेज बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के तहत शक्तिशाली समूहों में से एक है और इसने हमेशा हमारे जियान समूह के साथ सहयोग किया है। इस अवधि के दौरान वेदिका एंटरप्राइजेज के पास 3 करोड़ की लागत वाली एक सहयोग परियोजना है और हमारे जियान समूह जियान परिवार का अनुसरण कर रहा है और अनुबंध पर पिछले कुछ दिनों में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ आपके मामले के कारण लिजिंग ने घोषणा की कि यह जियान परिवार के साथ सहयोग को निलंबित कर देगा। मीरा ने भौहें सिकोड़ी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये दोनों चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। वेदिका एंटरप्राइजेज ने हमेशा यह अपेक्षा की है कि उसके भागीदारों को कोई नकारात्मक समाचार और शेयर बाजार में कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। जियान, आप बहुत भाग्यशाली हैं। अचानक आपको एक मंगेतर मिल गया है जो कचरा बीनने का काम करता है। आजकल सभी क्षेत्रों के मीडिया और समाचार पत्र इसका जमकर प्रचार कर रहे हैं और जनता की राय बेहद नकारात्मक है। ये सुनकर अधिकांश शेयर निवेशक भावुक हो गए और समूह के शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव आया, जिसके कारण सीधे तौर पर वेदिका एंटरप्राइजेज ने हमारे जियान समूह के साथ सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की। क्या आप जानते हैं कि हमारे जियान समूह ने कितना नुकसान उठाया है? मीरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, क्या मजाक है? क्या उनका मतलब है कि मैं निजी जीवन नहीं जी सकती? आप निजी जीवन जी सकते हैं, लेकिन यह नकारात्मक नहीं होना चाहिए। मीरा ने अपनी बाहें पार की और उदासीनता से कहा, मुझे खेद है, मैंने इस मामले को अच्छी तरह से नहीं संभाला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी नकारात्मक है। साथ ही चूंकि अंकल कुन इतने नाराज हैं, इसलिए मैं सुनना चाहती हूँ कि अंकल कुन, आपका क्या विचार है? राजेश मेहरा, रोहन मेहरा और उनके बेटे के चेहरों पर एक भयावह मुस्कान चमक उठी। विक्रम मेहरा ने राजेश मेहरा को समझ से परे आंखों से देखा और फिर ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। मेरे पास कोई विचार नहीं है, लेकिन मैंने लिजिंग के पक्ष से पूछा और लिजिंग के पक्ष ने जवाब दिया कि उन्हें या तो सहयोग समाप्त कर देना चाहिए या फिर आपके तथाकथित मंगेतर को आगे आकर आपको सार्वजनिक रूप से झुकने और माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद विक्रम मेहरा ने धुएं का एक घेरा उड़ाया और आधी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर जियान, मैं आपको याद दिला दूं कि वेदिका एंटरप्राइजेज बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक सहायक समूह है। इस अवधि के दौरान हमारा जियान परिवार लिजिंग के साथ सहयोग कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लिजिंग इस तरह बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स की गोद में चढ़ जाए। आपको ध्यान से सोचना होगा कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। मीरा ने एक पल में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, जब तक कि वे सफेद नहीं हो गईं। उसने अपने होठों को काटा, उसकी आंखों में गुस्से का भाव था। वह मूर्ख नहीं है, वह कैसे नहीं समझ सकती? उसके पास इन 2 विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं था। लिजिंग बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के तहत एक समूह था और कोई रास्ता नहीं था कि वह लिजिंग को छोड़ दे। लिजिंग को छोड़ने का मतलब है बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ संबंध स्थापित करने की संभावना को छोड़ देना। लेकिन वह ध्रुव के साथ झुककर माफी कैसे मांग सकती थी? एक बार माफी मांग लेने के बाद उसका और ध्रुव का चेहरा अब नहीं रहेगा और यह उनके जीवन पर एक दाग भी होगा। इसके अलावा वह इस बारे में बिल्कुल सही थी। क्या ये निकिता वर्मा की जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश है या यह विक्रम मेहरा की जानबूझकर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश है? मीरा ने विक्रम मेहरा को ठंडी आंखों से देखा। विक्रम मेहरा ने कंधे उचकाए और अचानक एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर जियांग, इस मामले को ठीक से हल करने का एक और तरीका है। मीरा कुछ सेकंड के लिए चुप रही और ठंडे स्वर में बोली, कहो। विक्रम मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत आसान है। यदि आप स्वेच्छा से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और बाहरी दुनिया को यह घोषणा करते हैं कि आप अब जियान समूह के किसी भी मामले में भाग नहीं लेंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से इस संकट से बच पाएंगे। मीरा कांप उठी और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने एक गहरी सांस ली और विक्रम मेहरा को ठंडी आंखों से देखा। असंभव।
विक्रम मेहरा ने उदासीनता से कहा, आप अपनी मंगेतर से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं और आप त्यागपत्र देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम सिर्फ 3 करोड़ का ये ऑर्डर खो देंगे और बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर भी खो देंगे। लेकिन आप क्या जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सभी शेयरधारकों और सभी कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। नीचे बैठे शेयरधारकों और बोर्ड के सदस्यों ने तुरंत बात करना शुरू कर दिया और सभी नाखुश दिखे। हर कोई बेवकूफ नहीं है। ऑर्डर के बिना उन्हें मिलने वाला लाभांश बहुत कम होगा और हर कोई अपनी राय रखना शुरू कर देगा। किसी ने नाराजगी से कहा, मी जियांग, आप बस अपनी मंगेतर से माफी मांग लें और यह मामला खत्म हो जाएगा। आप क्यों जिद्दी होकर हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये सही है, लिजिंग के आदेश के बिना हम अपने नुकसान की गणना कैसे कर सकते हैं? एक समूह का भारी नुकसान कौन उठाएगा जो बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर सकता? हाँ मी जियांग, कभी कभी आपको अपने बड़े आत्मा को पूरा करने के लिए अपने छोटे आत्मा का त्याग करना पड़ता है। लोग इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था और कुछ देर के लिए कार्यालय में बहुत शोर हो गया। राजेश मेहरा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। चीजें उसी दिशा में जा रही हैं जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आज मीरा या तो पद छोड़ने के लिए सहमत हो जाएगी या ध्रुव को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए ले जाएगी। किसी भी तरह से यह मीरा के लिए एक घातक झटका होगा, विशेष रूप से उत्तरार्ध, जो माफी मांगता हुआ दिखाई दिया लेकिन वास्तव में मीरा को समझौता करने के लिए मजबूर किया। जब तक मीरा अपनी प्रतिष्ठा खो देता है तब तक निदेशक मंडल जल्द या बाद में गड़बड़ हो जाएगा और फिर उसके लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है। श्री जियांग, आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैं आपको जवाब देता हूँ। हर कोई इंतजार कर रहा है। मीरा का चेहरा ठंडा था और वह इस समय अपने दांत पीस रही थी, पहली बार दुखी महसूस कर रही थी। उसकी कमजोरी को कसकर दबाया गया था, वह घुट रही थी और हताश थी। मैं इस समय और भी असहाय महसूस कर रही हूँ। कई बुरे इरादे वाले लोग मीरा को आंखों में तिरस्कार के साथ देख रहे थे। मीरा, मीरा, तुम्हारा भी यही दिन है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दफ्तर का स्टेनलेस स्टील का दरवाजा अचानक लात मारकर खोला गया और खुले लोहे के रोल पर एक गहरा पद चिन्ह था। दफ्तर में बहुत धूल है। लोगों के एक समूह की पुतलियां सिकुड़ गईं जो उस आदमी को देख रहे थे जो दफ्तर के दरवाजे पर डर से दिखाई दिया। ध्रुव अपने हाथों को जेबों में डाले हुए इत्मीनान से अंदर चला गया, अपने हाथों से अपनी नाक को हवा करता हुआ और अपने चेहरे पर घृणा के भाव के साथ बोला, अभी किसने पाद दिया? कमरे में पाद की बदबू आ रही है। विक्रम मेहरा ने अचानक गुस्से में कहा, चुप रहो। तुम कौन होते हो समूह के दफ्तर में घुसने की हिम्मत करने वाले? सुरक्षा गार्ड कहाँ है? सुरक्षा गार्ड कहाँ है? सुरक्षित रहो, मैं मिस्टर जियांग की मंगेतर हूँ। क्या सुरक्षा कर्मियों को बुलाना उपयोगी है? विक्रम मेहरा सहित सभी लोग दंग रह गए। ध्रुव ने अपनी आंखें घुमाई और सीधे एक कुर्सी ढूंढी और मंच पर बैठ गया। मीरा के बगल में बैठे हुए उसने दर्शकों के चारों ओर नजर घुमाई, अपने पैरों को क्रॉस किया और उदासीनता से कहा, कहो, बोलते रहो, मुझे देखने दो कि तुम्हें आज क्या कहना है। विक्रम मेहरा गुस्से में था, तो क्या हुआ अगर तुम मिस्टर जियांग की मंगेतर हो? ये समूह की एक नियमित बैठक है, कृपया उन लोगों को छोड़ दो जो इसमें शामिल नहीं है। मीरा ने भौहें सिकोड़ी, अंकल कुन, वह मेरे मंगेतर हैं। सख्ती से कहें तो वह मुझसे संबंधित हैं, कोई असंबंधित व्यक्ति नहीं। विक्रम मेहरा दंग रह गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारा मंगेतर आ गया? क्या तुम अब भी उससे मदद की उम्मीद करती हो? यह एक मजाक है, वह सिर्फ कचरा बीनने वाला बेकार आदमी है। यह ऐसा है जैसे वह आया ही नहीं। तुम आज के बारे में सोचो कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। जब मीरा बोलने ही वाली थी, ध्रुव ने अपने पैर हिलाए और कहा, मैंने अभी अभी बाहर सुना। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक वाक्य है, वेदिका एंटरप्राइजेज मेरे कारण तुम्हारे जियांग के साथ सहयोग नहीं करना चाहती है ना? ये सही है। ध्रुव ने अपने होठों को चटकाया, खड़ा हुआ और अचानक विक्रम मेहरा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंकल कुन, है ना? आप हाल ही में लिजिंग और जियांग परिवार के बीच सहयोग के प्रभारी हैं। विक्रम मेहरा 2 सेकंड के लिए दंग रह गया और उलझन में सिर हिलाया। हाँ, ये सही है, क्या गड़बड़ है? इस मामले में मेरे पास एक समाधान है। अब मुझे लिजिंग के प्रभारी व्यक्ति का संपर्क विवरण दें और मैं उनसे बात करूंगा। आप? विक्रम मेहरा ने व्यंग्य किया, तुम तो सिर्फ कचरा बीनने वाले हो, तुम उनसे बात करने के योग्य कैसे हो? ध्रुव मुस्कुराया, तुम नहीं दोगे, है ना? कोई बात नहीं। मीरा की ओर देखते हुए ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हनी, तुम्हारे पास लिजिंग की संपर्क जानकारी होनी चाहिए, मुझे दे दो। तुम क्या करना चाहती हो? मीरा भी थोड़ी उलझन में थी। इतने सवाल मत पूछो, ये तुम्हारे भले के लिए ही होगा, बस मुझे दे दो। मीरा थोड़ी झिझक रही थी। वह ध्रुव के स्वभाव को जानती थी और उसे थोड़ा डर था कि ध्रुव कुछ बेवकूफी न कर दे। ध्रुव ने आग्रह किया, हनी, इसे मुझे दे दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। मीरा ने अपने होंठ काटे। इतने सारे लोगों को देखते हुए ध्रुव को मना करना उसके लिए मुश्किल था। ध्रुव को अपनी संपर्क जानकारी भेजने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव के पास वाकई कोई रास्ता था? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ध्रुव ने अगले ही पल एक ऐसा कदम उठाया जिसने मीरा और कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। अध्याय 57 राहत। ध्रुव ने तुरंत मीरा द्वारा दिया गया नंबर डायल किया। मीरा के लिए उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि दूसरी तरफ से एक आदमी की मोटी आवाज आई, हेलो हेलो। इस पल विक्रम मेहरा का भी रंग बदल गया, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। लोगों का एक समूह ध्रुव को दिल लटकाए हुए देख रहा था, डर रहा था कि ध्रुव बकवास न कहे। हालांकि अगले ही पल ध्रुव ने जो कहा उससे मीरा की आंखें काली पड़ गईं। मैंने ध्रुव को उस कमीने से बात करते देखा, क्या तुम वेदिका एंटरप्राइजेस के प्रभारी व्यक्ति हो? दूसरी तरफ वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और बोला, हाँ, क्या बात है? मीरा ने ध्रुव को आंख मारी और उससे फोन रखने की विनती की। ध्रुव ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह समझ नहीं पाया और दूसरे छोर पर शाप दिया, क्या गलत है? आप अभी भी मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप हाल ही में लिजिंग और जियांग के परिवार के बीच सहयोग को निलंबित करने जा रहे हैं? मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, अगर आप सच्चाई जानते हैं तो ऐसा न करें, अन्यथा मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपके वेदिका एंटरप्राइजेस का क्या होगा। इसके अलावा मेरा नाम ध्रुव है, मुझे आपको खोजने के लिए मत जाने दो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जैसे ही शब्द निकले, सम्मेलन कक्ष में हर कोई चुप हो गया और सभी ने ध्रुव को देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। मीरा के पैर कमजोर हो गए, उसकी दृष्टि काली हो गई और वह कुर्सी पर गिर पड़ी। फोन के दूसरी तरफ अभी भी सन्नाटा था। जैसे ही कोई आवाज निकलने वाली थी, ध्रुव ने तुरंत दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति को बोलने का मौका दिए बिना फोन काट दिया। उसने वास्तव में ध्रुव से इतना साहसी होने की उम्मीद नहीं की थी और वह तो लिजिंग का सीईओ था। ध्रुव ने वास्तव में दूसरे पक्ष को डांटा, क्या सहयोग अभी भी संभव है? विक्रम मेहरा ने अपनी लार ली, माथे से ठंडा पसीना पोंछा, ध्रुव की ओर इशारा किया और कांपते हुए कहा, हाँ, तुम सच में पागल हो। दूसरी तरफ लिजिंग के अध्यक्ष हैं। भल्लू दिल तेंदुए को खाने के बाद लिजिंग के अध्यक्ष से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एमडी लिजिंग को क्या हो गया है? क्या ये बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के स्वामित्व में नहीं है? विक्रम मेहरा गुस्से से हंसे, तुम्हें अभी भी पता है कि यह बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के स्वामित्व में है।
बस ये तुम्हें समझ में नहीं आया। विक्रम मेहरा ने सीधे मीरा की ओर उंगली उठाई, दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर जियांग, देखो तुम्हारी मंगेतर ने कितने अच्छे काम किए हैं। जिस प्रोजेक्ट पर हम इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, इस बार वह निश्चित रूप से बेकार हो जाएगा। ये 3 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें नहीं पता था कि हम बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गोद में चढ़ पाएंगे या नहीं, लेकिन तुम्हारी मंगेतर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मीरा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और इस पल उसकी दुनिया घूम रही थी। ध्रुव को देखते हुए वह बेहद गुस्से में और दुखी थी और इस पल उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं। पता चला कि अभी भी सुधार की कुछ गुंजाइश है, लेकिन ध्रुव के ऐसा करने के बाद लिजिंग के साथ सहयोग करना अब संभव नहीं था। उसने अपने होंठ काटे और सीधे ध्रुव की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ध्रुव, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुमने मुझे इतना दुख नहीं पहुंचाया है? ध्रुव ने महिला की शक्ल देखकर दिल तोड़ दिया। उसने मीरा का समर्थन किया और चिंता के साथ कहा, प्रिय, मैं बस तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। चिंता मत करो, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मीरा का स्वर अचानक तेज हो गया। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी मुसीबत में पड़ गए हो? मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। राजेश मेहरा की आंखों में एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतना मूर्ख होगा और लिजिंग के प्रभारी व्यक्ति को धमकी देने की हिम्मत करेगा। क्या यह मौत की तलाश नहीं है? कुछ गुप्त इरादे वाले लोग भी इस समय खुश थे। मीरा अभी भी स्थिति को संभाल सकती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। अब जब ध्रुव ने स्थिति को भड़का दिया है तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है और मीरा इस बारे से बर्दाश्त नहीं कर सकती। विक्रम मेहरा ने ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर जियांग, दोष ले लो और इस्तीफा दे दो। आपकी मंगेतर एक बड़ी मुसीबत में पड़ गई है और यह सब आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप मुझे अपनी संपर्क जानकारी नहीं देते हैं तो स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं होगी। आप सभी के लिए खेद है। त्याग करने की पहल करें, मिस्टर जियांग। मीरा की आंखें लाल थीं, उसका शरीर इस समय कांप रहा था। ध्रुव को देख रहा था, अवाक। ध्रुव इस समय अपनी सांस रोक रहा था। विक्रम मेहरा की ओर देखा और सीधे शाप दिया, भाड़ में जाओ। मेरी पत्नी क्यों त्यागपत्र देना चाहती थी? किसने कहा कि वेदिका एंटरप्राइजेस सहयोग नहीं करेगा? हम अभी भी इच्छाधारी सोच। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करे, मीरा का फोन अचानक बज उठा और कॉन्फ्रेंस रूम में तुरंत सन्नाटा छा गया। मीरा ने स्क्रीन पर आने वाली कॉल को देखा, उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं और उसने कॉल का जवाब देने के लिए उसे उठाया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, क्या यह मिस्टर जियांग है? मैं वेदिका एंटरप्राइजेस और आपके समूह के बीच इस सहयोग परियोजना का प्रभारी व्यक्ति हूँ। आपके समूह के साथ सहयोग के पिछले निलंबन के लिए मुझे बहुत खेद है। अब से सभी सहयोग जारी रहेंगे। साथ ही वेदिका एंटरप्राइजेस भविष्य में आपके समूह के साथ अपना सहयोग बढ़ाएगा। इसके अलावा हम इस सहयोग आदेश में 1 और करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। क्या? मीरा मौके पर ही दंग रह गई, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम सपना देख रहे हो? ध्रुव ने दूसरे पक्ष को डांटा, लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में सहयोग मांगा था। 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश चाहिए। सम्मेलन कक्ष शांत था और फोन पर आवाजों की आवाज सम्मेलन कक्ष में भर गई। लोगों का समूह सभी स्तब्ध थे। विक्रम मेहरा का चेहरा एक पल में भूरा हो गया और वह कांप उठा। ये कैसे संभव है? ध्रुव के मुंह के कोने पर एक अदृश्य मुस्कान दिखाई दी और उसके मुंह के कोने टेढ़े हो गए। क्या कुछ असंभव है? क्या तुम बहरे हो? सहयोग का मामला सुलझ गया है। भविष्य में कोई भी मेरी पत्नी के लिए परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। यदि आप फिर से परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। आइए तय करें कि यह आप हैं जो पिटाई का विरोध करते हैं या ये एल्यूमिनियम मिश्र धातु के दरवाजे पिटाई का सामना कर सकते हैं। ये शब्द कहने के बाद ध्रुव ने सीधे मीरा को, जो अभी भी भ्रमित थी, सम्मेलन कक्ष से बाहर खींच लिया। लोगों के एक समूह ने अचंभे में अपनी पीठ की ओर देखा। विक्रम मेहरा भूरे चेहरे के साथ बेंच पर बैठ गया, अपना सिर हिलाया और खुद से कहा, असंभव, वे अभिनय कर रहे होंगे, मैं फोन करके पूछना चाहता हूँ। विक्रम मेहरा ने कहा और दूसरी तरफ प्रभारी व्यक्ति का फोन नंबर मिला। जैसे ही वह मिला उसने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे मिस्टर लियू, यह मैं हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। चले जाओ, मुझे फिर से फोन मत करना। अगर तुमने फिर से परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब से मेरे और मिस्टर जियांग के बीच के मामलों में हस्तक्षेप मत करना। दूसरी तरफ से एक कठोर गाली थी और फोन तुरंत काट दिया गया। विक्रम मेहरा की आत्मा खो गई थी, उसका चेहरा मौत की तरह भूरा हो गया था। आखिर हो क्या रहा था? ध्रुव द्वारा डांटे जाने के बाद क्या उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए और मीरा और ध्रुव को दबा नहीं देना चाहिए? दूसरी तरफ राष्ट्रपति का कार्यालय। मीरा कार्यालय की कुर्सी पर बैठी थी, अभी अभी हुई घटना से उबर रही थी। ध्रुव मेज पर बैठ गया और उसके सामने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया और कहा, प्रिय, जब तुम अचंभित होती हो तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। मीरा शर्मा गई और गुस्से से ध्रुव की ओर देखने लगी। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान देखकर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने ध्रुव को घूरते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम वेदिका एंटरप्राइजेस के प्रभारी व्यक्ति को जानते हो? मुझे सच बताओ, मैं किसी भी धोखे को स्वीकार नहीं कर सकती। ध्रुव उलझन में था, क्या बकवास है? मैं लिजिंग के प्रभारी व्यक्ति को कैसे जान सकता हूँ? तो फिर उन्होंने जियांग के साथ फिर से सहयोग क्यों किया? ध्रुव ने अपने हाथ फैलाए, मुझे ये कैसे पता? शायद वह मेरे फोन कॉल से डर गया था। शायद वह मेरे द्वारा डांटे जाने के बाद जाग गया और उसने जाना कि सहयोग दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। मीरा की आंखें थोड़ी बदल गईं, ये वास्तव में सबसे संभावित संभावना थी। आखिरकार उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ध्रुव लिजिंग के सीईओ को जान सकता है। ध्रुव को देखते हुए मीरा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि यह आदमी बहुत परेशान करने वाला था, लेकिन इसमें ज्यादा योग्यता नहीं थी। हालांकि कभी कभी ये लोगों को मानसिक शांति का एहसास कराता है। अगर आज ध्रुव नहीं होता तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि आज की घटनाएं कैसे समाप्त होती। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, मीरा ने अचानक शर्माते हुए कहा। ध्रुव मुस्कुराया, सिर्फ धन्यवाद मत कहो, तुम मुझे चूमने क्यों नहीं देते? मीरा के पूरे शरीर में अचानक रोंगटे खड़े हो गए। सपना देख रहा हूँ। बदबूदार गैंगस्टर। जब दोनों झगड़ रहे थे तो दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने तुरंत अपना गंभीर भाव वापस पाया और कहा, अंदर आओ। दरवाजा खोला गया और एक सुंदर चेहरे वाली अच्छी तरह से तैयार लड़की अंदर आई। लड़की ने घुटने तक की स्कर्ट, सफेद बूट और बन के साथ स्लिम फिटिंग डेनिम जैकेट पहनी थी। उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। जब वह अंदर आया तो मीरा हैरान रह गई। जियाओ शियाओ, तुम यहाँ क्यों हो? आगंतुक कोई और नहीं बल्कि मीरा की सबसे अच्छी दोस्त मिताली शर्मा थी। मिताली शर्मा मीरा को नमस्ते कहने ही वाली थी कि उसने ध्रुव को अपने बगल में बैठे देखा। वह चौंक गया और उसकी आंखें अचानक थोड़ी अजीब हो गईं। अध्याय 58 नायक कौन है? मूव ऑन, ये व्यक्ति कौन है? मिताली शर्मा ने ध्रुव की खराब शक्ल को देखा और अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। मीरा ने अपने माथे को पकड़ लिया, उसकी भौहों के बीच थकान और लाचारी का भाव था। वह मेरा मंगेतर है क्या? वह मिताली शर्मा को अचानक लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह 2 कदम पीछे हट गया, ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक तीखी आवाज में कहा, मूव ऑन, क्या तुम पागल हो?
तुमने इस व्यक्ति से सगाई नहीं तोड़ी और तुम इस व्यक्ति को समूह में ले आए। मीरा ने अपने होंठ काटे, उसके चेहरे पर कड़वाहट की एक झलक दिखाई दी और वह इस समय इसे कैसे समझाए यह नहीं जानती थी। अपना सिर हिलाते हुए उसने जानबूझकर विषय बदल दिया। जियाओ शियाओ, तुम आज मुझसे मिलने क्यों आए? शुक्र है कि मैं तुम्हें खोजने आया, अन्यथा मुझे पता ही नहीं चलता कि यह आदमी तुम्हारे कार्यालय में आया था। मैं इस आदमी को भगाने के लिए अभी सुरक्षा गार्ड को बुलाता हूँ। मिताली शर्मा ने कहा कि वह बाहर जाकर सुरक्षा को बुलाने वाला था। उसका चेहरा उदास था। मीरा की सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते उसे शुरू में उम्मीद थी कि मीरा को एक अच्छा परिवार मिलेगा। उस रात उसे पता चला कि मीरा का मंगेतर कचरा बीनने वालों के परिवार से है और उसने तुरंत आपत्ति जताई। अब जब उसने ध्रुव को अपनी आंखों से देखा और ध्रुव कितना बेचारा दिख रहा था तो वह इसे और सहन नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह कार्यालय से बाहर निकलने वाला था, मीरा की आवाज़ पीछे से आई, जियाओ शियाओ, पहले वापस आओ। मिताली शर्मा रुकी, पलटी और बोली, मूव ऑन, तुम राष्ट्रपति हो, इसलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा तेज और निर्णायक होना चाहिए। इस स्थिति में अगर तुम सगाई रद्द नहीं करते तो तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में इस कचरा इकट्ठा करने वाली से शादी करोगे? मीरा ने अपना सिर नीचे किया और अपनी उंगलियां उसके बालों में डाल दी। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ था। मिताली शर्मा परेशान दिखी और ध्रुव को घृणा से देखा और डांटा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, तुम्हारे जैसे कंगाल को कुछ भी गलत सोचने मत दो। तुम मूव ऑन के लायक नहीं हो। एक मेढक भी हंस का मांस खाना चाहता है। ये सिर्फ इच्छाधारी सोच है। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। मिताली शर्मा मीरा का भला कर रही थी, लेकिन उनके शब्दों से कोई भी दुखी नहीं हुआ। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मीरा ने खुद नहीं कहा कि वह सगाई तोड़ देगी। तुम यहाँ इतने बेचैन क्यों हो? साथ ही लड़कियों को बाहर शांत रहना चाहिए और बहुत शोर नहीं मचाना चाहिए जिससे तुम बड़े दिख। तुम वाकई योग्य हो। मिताली शर्मा का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने खुद की ओर इशारा किया और गुस्से से हंसा, मेरे पास कोई गुण नहीं है। चाहे मैं कितना भी अयोग्य क्यों न हो, मैं अभी भी तुम जैसे कंगाल से बेहतर हूँ जो सिर्फ तुम्हारा पीछा करता है। मिताली शर्मा ने फिर से व्यंग्य किया और अचानक महसूस किया, मैं आखिरकार समझ गई, तुम्हारे जैसे निम्न स्तर के आदमी इतने बेशर्म हैं। अपने लिए कड़ी मेहनत करने के बारे में मत सोचो, बस शुगर डैडी के बारे में सोचो, है ना? वाह, घिनौना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ध्रुव की आंखें अचानक ग्रे, खोखली और उदास हो गईं। उसने मिताली शर्मा को ठंडी नजर से देखा और एक बेहद डरावनी ठंड अचानक हवा में भर गई। मिताली शर्मा की पीठ में अचानक ठंडक महसूस हुई और उन्हें लगा कि उनकी सांसें एक पल के लिए रुक गई हैं और वे अवाक रह गए। उसने निगल लिया और थोड़ा पीला दिख रहा था। तुम जो भी कहो उसे ध्यान से बोलो। चूंकि तुम मेरी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सम्मान बचाकर रखूंगा। ध्रुव ने अपनी गहरी निगाहें हटा ली। उससे अब और बात नहीं करना चाहता था। उसने सिगरेट जलाई और तिरछी आंखों से धूम्रपान करना शुरू कर दिया। मीरा ने धीरे से आह भरी और अंत में कहा, ठीक है जियाओ जियाओ, बात करना बंद करो। मिताली शर्मा ने ध्रुव को घूरा, अपने दांत पीस लिए और मीरा की ओर देखा। मीरा कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और मिताली शर्मा ने गुस्से से कहा, तुम अभी भी हंसने के मूड में हो। मुझे सच में डर है कि इस कंगाल के कारण तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मीरा ने जानबूझकर विषय बदलते हुए उसके लिए एक गिलास पानी डाला। इस जियाओ जियाओ के बारे में बात करना बंद करो, चलो कुछ और बात करते हैं। क्या तुम मेरे पास किसी चीज के लिए आए हो? मिताली शर्मा ने घृणा से सोफे पर बैठे ध्रुव को देखा, फिर पलटी और बैग से कुछ तस्वीरें निकाली और मीरा के सामने टेबल पर रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही अनुमान लगाया, देखो। मीरा ने अपनी भौहें उठाईं और इन तस्वीरों को उत्सुकता से देखा, यह क्या है? मिताली शर्मा की आंखों में छोटे छोटे सितारे थे और उसका स्वर अचानक बेहद कोमल हो गया। मैं कल रात बार में गई थी और एक हीरो से मिली। मैंने चुपके से उसकी एक तस्वीर खींची। हीरो, ये सही है। इस हीरो ने न केवल बार में इतने सारे गुंडों को हराया, बल्कि 2 लड़कियों को भी बचाया। यह आश्चर्यजनक है। बार में सभी ने कहा कि वह बहुत सुंदर है। मिताली शर्मा के चेहरे पर प्रशंसा की भावना थी और वह एक छोटी सी महिला में बदल गई। मीरा भी थोड़ी हैरान हुई। सभी महिलाओं की मानसिकता मजबूत होती है। एक आदमी जो सुंदर है और न्याय की भावना रखता है, वह 1 दर्जन लोगों को पीट सकता है और एक लड़की को बचा सकता है, जो बहुत रोमांचक लगता है। मीरा भी थोड़ी उत्सुक हो गई। मिताली शर्मा के कामुक रूप को देखकर मीरा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मैं समझ गई। तुम अपने प्रेमी से बार में मिले थे, लेकिन तुम में अपना संपर्क विवरण जोड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए तुमने ये तस्वीरें खींच ली। मिताली शर्मा गई, थोड़ी शर्मिंदा हुई और शर्माते हुए बोली, हाँ, मुझे लगता है कि तुम राष्ट्रपति नहीं हो। तुम्हारे पास विभिन्न सूचना चैनल होने चाहिए, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम मुझे पता लगाने में मदद करो। इस समय मिताली शर्मा एक शर्मीली और अनजान छोटी लड़की लग रही थी जिसका दिल प्यार से भरा हुआ था। मीरा ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हारी मदद करने के लिए किसी को ढूंढूंगी। तुम जो आमतौर पर इतने लापरवाह होते हो, इस समय मुझसे भी ज्यादा शर्मीले हो। जैसे ही उसने कहा, मीरा ने ये तस्वीरें ली और उन्हें ध्यान से देखा। अचानक उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वह ध्रुव को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और फिर फोटो में पीछे एक पल के लिए मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इस फोटो में दिख रहा व्यक्ति ध्रुव जैसा लग रहा है। मिताली शर्मा ने मीरा के हाव भाव को भांप लिया और संदेह से पूछा, क्या हुआ मुवान? मीरा को समझ नहीं आया कि उसे बोलना चाहिए या नहीं। उसने एक पल सोचा और झिझकते हुए कहा, जियाओ शियाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस फोटो में जो व्यक्ति है वह कुछ उसके जैसा दिखता है। मीरा ने सोफे पर बैठे ध्रुव की ओर इशारा किया। मिताली शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर ध्रुव की ओर मुड़ी और एक पल के लिए वह भी स्तब्ध रह गई। इस तरह से देखने पर यह कुछ उसके जैसा ही लग रहा है। ये वास्तव में यह आदमी नहीं हो सकता, है ना? लेकिन अगले ही पल मिताली शर्मा ने यह विचार त्याग दिया और भौहें सिकोड़ ली। यह असंभव है ना? एक लंबा और सुंदर है और दूसरा दुखी और गरीब है। क्या दोनों की तुलना की जा सकती है? मैं अंधा नहीं हूँ, ये वह नहीं हो सकता। ध्रुव, जो सोफे पर बैठा था, अचानक बोला, कौन सा बार? मिताली शर्मा ने हाथ जोड़े, आंखें घुमाई और गुनगुनाया, नशे में? क्या तुमने नहीं बताया कि तुम कल रात वहां थे और तुम ही फोटो में थे, है ना? ध्रुव ने मिताली शर्मा की तरफ देखा, वह मैं हूँ। फफ, मिताली शर्मा हंस पड़ी, हंसी के आंसू बह निकले। मूव ऑन, इस आदमी को देखो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह इतना शेखी कैसे बघार सकता है, इतना बेशर्म। और उसने कहा कि यह वही है। मैं सच में हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मीरा ने अपने होंठ काटे और अपने हाथ में फोटो को देखा। ये काफी हद तक एक जैसी दिख रही थी, लेकिन ध्रुव साधारण दिखता है और उसका शरीर इतना मजबूत नहीं है। वह अकेले 1 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर्स को कैसे हरा सकता है? ध्रुव ने कंधे उचकाए, खड़ा हुआ और शांति से बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बाद में खुद ही देख लेना। बीवी, मैं पहले जा रहा हूँ। अगर तुम्हें बाद में कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। पीछे मुड़कर ऑफिस से बाहर निकलते हुए ध्रुव की पीठ को देखते हुए मिताली शर्मा अचानक चौंक गई और उनके हाव भाव बदल गए। इधर ध्रुव ने मीरा की कार नहीं चलाई और जियांग ग्रुप से निकल गया। जैसे ही वह ग्रुप से बाहर निकला, फोन की घंटी बजी। उसने नंबर पर नजर डाली, उसे पहचान नहीं पाया, भौहें सिकोड़ ली और असमंजस में कॉल का जवाब दिया।
जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, दूसरी तरफ से बेहद गुस्से से भरी चीख सुनाई दी। ध्रुव, तुम कमीने, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें मार डालूंगी। अध्याय 59। मैं इस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ। ध्रुव कुछ देर तक नहीं पहचान पाया कि दूसरी तरफ कौन है, इसलिए उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम कमीने, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने कल रात क्या बुरे काम किए थे? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम कौन हो? अचानक ध्रुव के दिमाग में एक औरत का ख्याल आया। वह प्रिया अय्यर तो नहीं हो सकती जिसे बार में बचाया गया था, है ना? ऐसा लग रहा था कि कल रात प्रिया से मेरा संपर्क हुआ था। उसने संकोच से पूछा, क्या तुम प्रिया अय्यर हो? दूसरी तरफ की खामोशी देखकर उसने अपना सिर खुजलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, ये तुम ही हो, लेकिन मैंने कुछ गलत किया है। क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? दूसरी तरफ से प्रिया ने ठंडे और सुंदर चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हें 15 मिनट देती हूँ, तुरंत होटल वापस जाओ या मैं सीढ़ियों से कूद जाऊंगी। डांस, यह मेरा कोई काम नहीं है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुमने कहा। इसके तुरंत बाद ध्रुव ने कदमों की आवाज सुनी और अगले ही पल फोन पर हवा की सीटी की आवाज आई। ध्रुव का दिल कांप उठा, क्या ये कुतिया गंभीर हो सकती है? प्रिया ने व्यंग्य किया, अगर तुम 15 मिनट के भीतर यहाँ नहीं आए तो मैं तुरंत इस इमारत से कूद जाऊंगी, लेकिन कूदने से पहले मैं तुम पर आरोप लगाते हुए एक सुसाइड नोट लिखूंगी कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। अरे ऐसा मत करो। फोन रखने के बाद ध्रुव के माथे पर एक काली रेखा थी। क्या हो रहा है? मैंने कल रात किसी को बचाया और अब मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। उसने प्रिया अय्यर के साथ कुछ नहीं किया। लानत है, ये करण चौहान था जिसने प्रिया अय्यर को नशीला पदार्थ दिया था। उसकी कौन परवाह करता है? ये लड़की नहीं सोचती कि उसने ही दवा दी थी, है ना? ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ा अभिभूत महसूस किया। उसने अपना फोन चेक किया और होटल के लिए टैक्सी ली। होटल में मुलायम मखमली बिस्तर पर प्रिया बिस्तर पर एक सफेद सूती नाइट सूट पहने बैठी थी जो उसके घुटनों को छू रहा था। नाइट गाउन उसके संपूर्ण शरीर को ढक नहीं पा रहा था, जिससे उसकी पतली गोरी टांगें दिख रही थीं। उसकी आंखें लाल थीं, वह अपने होंठ काट रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके काले बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे और उसके चेहरे पर कुछ आंसू थे। उसे कल रात के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। उसे केवल इतना याद था कि उसे बाहर ग्राहकों के साथ खाना खाते समय बिना किसी स्पष्ट कारण के चक्कर आ रहा था। फिर उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और वह बार बॉक्स में दिखाई दिया। उसे साफ साफ नहीं दिख रहा था कि उसके सामने कौन है। फिर वह होटल के कमरे में दिखाई दिया और ध्रुव को अपने सामने खड़ा देखा। आखिरी छाप अभी भी उसके दिमाग में है। ऐसा लग रहा था कि उसने कल रात कुछ असाधारण किया था और ध्रुव को बहकाने की पहल की थी। लेकिन कल रात वह इतना अजीब क्यों था? यह ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकती थी। प्रिया ने तुरंत अनुमान लगाया कि उसे शायद नशीला पदार्थ दिया गया होगा। उसे विश्वास नहीं था कि ध्रुव उस तरह का व्यक्ति है, लेकिन ये ध्रुव ही था जो उसे कल रात होटल ले गया था और जब वह आज सुबह उठी तो उसने चादरों पर खून के निशान पाए। वह एक वयस्क थी और जब उसे एहसास हुआ कि कल रात क्या हुआ था, वह तुरंत ही टूट गई। मैं ध्रुव से टूट गई थी। ये सोचते हुए प्रिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए और आंसू उसकी आंखों में बहते रहे। उसने आंसू रोकने के लिए अपने होंठ काटे। इस समय दरवाजे पर कई बार दस्तक हुई। प्रिया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे खड़ी हुई और दरवाजा खोला। दरवाजा खुला और ध्रुव अपने मुंह में सिगरेट लिए, थोड़ा सा झुर्रीदार माथा, आंखों में एक अनियंत्रित भाव और अपने चेहरे पर एक कोणीय वक्रता लिए दरवाजे से टिका हुआ था। प्रिया एक पल के लिए अचंभित रह गई। ध्रुव ने अपनी सिगरेट थूक दी और प्रिया की ओर देखते हुए कहा, सुश्री प्रिया, क्या हुआ? प्रिया अय्यर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत ध्रुव को एक कठोर नजर से देखा, फिर मुड़कर कमरे में चली गई। अंदर आओ, दरवाजा बंद करो। एक धमाके के साथ ध्रुव ने दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। अपने पैरों को पार करके सोफे पर बैठे हुए उसने अर्थपूर्ण ढंग से प्रिया के नाइट गाउन के नीचे आकर्षक आकृति को देखा। प्रिया बिस्तर पर बैठी ध्रुव को ऐसे देख रही थी जैसे उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही हों। उसने तकिया उठाया और ध्रुव पर फेंक दिया। ध्रुव ने उसे पकड़ लिया और असहाय होकर बोला, सुश्री प्रिया, अगर कुछ हो जाए तो क्या तुम कह सकती हो? प्रिया ने ध्रुव की ओर इशारा किया और फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हारी हिम्मत अभी भी ऐसा कहने की है? कमीने, जब मैं नशे में थी तब तुम मेरे साथ सोए थे। मैं तुमसे लड़ूंगी। प्रिया पागलों की तरह रोती हुई दौड़ी और ध्रुव ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। अरे शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकता। प्रिया ध्रुव के शरीर को बेतरतीब ढंग से नोच रही थी, आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज सिसकियों से घुट रही थी। ध्रुव ने काले बालों वाली पागल प्रिया अय्यर को देखा, अपने दांत पीस लिए, उसका हाथ पकड़ लिया, फिर अपनी बाहों में उसकी कमर लपेट ली और उसे सीधे सोफे पर दबा दिया। वे दोनों तुरंत एक दूसरे से चिपक गए। उनकी मुद्रा बेहद स्पष्ट थी। प्रिया के शरीर की खुशबू ध्रुव की नाक में घुस गई। अपने सामने लहराते पहाड़ों को देखते हुए ध्रुव ने एक घूंट निगल लिया। इस स्थिति में डिंग ये प्रिया के नीचे था और वे दोनों एकदम सही संपर्क में थे। उसे भी परेशानी होने लगी। प्रिया को लगा कि ध्रुव के साथ कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाई, मुझे जाने दो, जाने मत दो, जब तक तुम पहले शांत नहीं हो जाते। मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? मुझे बताओ कि कैसे शांत होना है। मेरी कौमार्य, ओहो, तुम कमीने, मेरे साथ सोने के बाद तुम मेरे साथ बहुत कठोर हो। प्रिया की आंखों के कोनों से आंसू बह निकले और वह सिसकियों से घुट गई। ध्रुव को एक पल के लिए परेशानी महसूस हुई जब उसने अपने नीचे महिला को देखा और अपना स्वर नरम कर लिया, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं सोया। आपने गलत समझा। ये तुम हो कमीने। तुम्हारे पास ऐसा करने की हिम्मत है, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें नीची नजर से देखता हूँ। ध्रुव वास्तव में अवाक था और प्रिया ने धीरे धीरे विरोध करना बंद कर दिया। ध्रुव ने हिचकिचाहट की, लेकिन उसे जाने दिया। वह फ्रांसीसी खिड़की पर चला गया और एक सिगरेट निकाली। उसका चेहरा उदासी से भरा था। प्रिया उठ बैठी, अपनी बाहों में एक तकिया पकड़े, अपना चेहरा ढंककर चुपचाप रो रही थी। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने आह भरी, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि कल रात यह मैं नहीं था। तुमने मुझे गलत समझा। तुम्हें वापस जाना चाहिए और पहले शांत हो जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता का फोन नंबर क्या है? मैं उन्हें तुम्हें लेने के लिए कहूंगा। मेरे माता पिता नहीं हैं क्या? ध्रुव दंग रह गया। प्रिया के चेहरे पर उदासी के निशान दिखाई दिए और वह अपनी आंखों में आंसू के साथ खुद पर हंसी। अगर मेरे माता पिता होते तो क्या तुम अब मुझे परेशान करने देते? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अय्यर परिवार की सबसे बड़ी महिला हो, तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं हैं? प्रिया अय्यर की आंखें एक पल के लिए उदास हो गईं। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आवाज सिसकियों से भर गई। मेरे माता पिता कुछ साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गए थे। मेरे माता पिता के चले जाने के बाद मैं अय्यर परिवार से बाहर चली गई। ध्रुव ने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन वह अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया के माता पिता मर चुके हैं। उसने अपनी नाक को छुआ और अपने सामने प्रिया को देखा। उसके दिल में कुछ सहानुभूति महसूस हुई। वह वास्तव में एक गरीब लड़की थी। उसने आह भरी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। प्रिया वास्तव में इस पल शांत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी। उसने अपना सिर हिलाया और अचानक खुद पर हंसी। ध्रुव, मैंने सोचा था कि सगाई तोड़ने से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। ये रिश्ता, मैं इसे स्वीकार करती हूँ।
ध्रुव का सिगरेट पकड़े हाथ जम गया और उसने अजीब भाव से प्रिया अय्यर को देखा और कहा, रुको, तुम क्या कह रही हो? अध्याय 60 लिनप्रिया का इकबालिया बयान। प्रिया अय्यर ने चुपचाप अपने काले बाल बांधे, लाल आंखों और नाराजगी भरी आंखों से ध्रुव को देखा और फिर धीरे से कहा, कुछ दिन पहले मैं सगाई तोड़ने के लिए उनके साथ तुम्हारे घर गई थी। मुझे पता है कि उस समय तुम मुझसे बहुत नफरत करते रहे होंगे और तुमने सोचा होगा कि मैं एक घमंडी, बुरी औरत हूं जो पुल जलाने की कोशिश कर रही हूं। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और लिनप्रिया को सोच समझकर देखा। प्रिया अय्यर ने खिड़की से बाहर एक अचंभे की तरह देखा और फिर धीरे से कहा, लेकिन मुझे कौन समझ सकता है? मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं। उनके माता पिता हैं और उनके परिवार उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। मेरे पास नहीं है, और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं अय्यर परिवार पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं किसी भी ताकत के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकती हूँ, इसलिए मुझे उत्कृष्ट बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और मुझे किसी को भी अपने जीवन को परेशान नहीं करने देना चाहिए या मेरी योजनाओं को बाधित नहीं करना चाहिए। उसने ध्रुव को देखा, उसकी शरद ऋतु की आंखों में एक जटिल नजर थी। ध्रुव, चाहे तुम मानो या न मानो, अगर मेरे माता पिता अभी भी यहाँ हैं और मुझे जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है तो मैं सगाई नहीं तोड़ूंगी। मैं उस समय किए गए अपने वादे को पूरा करूंगा, आपसे शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा और एक परिवार शुरू करूंगा। लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। मुझे पता है कि जब हमने सगाई तोड़ी थी तब आप बेहद असहज रहे होंगे, क्योंकि आप भी पहले की तरह ही असहाय थे, दयनीय, असहाय, अन्यायी, दुखी और उदास। सच कहूं तो उस दिन सगाई तोड़ने के बाद वापस आने के बाद मैं आत्मदोष से भर गया था। ध्रुव ने अपने मुंह में एक सिगरेट पकड़ी और प्रिया अय्यर को देखा, जो स्पष्ट रूप से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस समय बेहद दयनीय लग रही थी। उसके दिल में जटिल भावनाएं थीं। तुम मुझे यह अब क्यों बता रहे हो? लिनप्रिया ने अकेली आंखों से जटिल मुस्कान दी। मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं बस यह नहीं चाहती कि आप मुझे एक बुरी महिला के रूप में गलत समझें। मेरे अपने कारण हैं, सगाई तोड़ना मेरी गलती थी। आपको मुआवजा देने के लिए मैं आपकी हर संभव मदद करूंगी। क्योंकि हम मूलतः एक ही तरह के लोग हैं, इसलिए हम इस समृद्ध और एकाकी शहर में पैर जमाने के लिए केवल खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। बेशक ये वही था जो मैंने पहले सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था। लिनप्रिया ने अपने चेहरे पर उलझन के भाव के साथ विराम लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी, इसलिए मैं अब तुमसे शादी करने को तैयार हूं। शायद यही भगवान की नियति है। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब है कि तुम अब मेरे साथ रहना चाहती हो? प्रिया अय्यर ने सिर हिलाया। ये सही है, क्या ये संभव नहीं है? ध्रुव मुस्कुराया। तुम पांचों ने सामूहिक रूप से सगाई तोड़ दी। उस समय केवल मीरा मेरे साथ खड़ी थी। अब तुम मुझे बताओ कि हम साथ रहना चाहते हैं। बहुत देर हो चुकी है। मेरी वर्तमान महिला मीरा है। प्रिया अय्यर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ काटे, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मेरे बारे में क्या? ध्रुव ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मैंने वास्तव में तुम्हें छुआ तक नहीं। ये वास्तव में एक गलतफहमी है। तुम कमीने। लिनप्रिया ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू बहाए और ध्रुव की छाती पर अपनी गुलाबी मुट्ठी से मारा। तुम जो भी सोचते हो। ध्रुव जाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन लिनप्रिया अचानक खड़ी हो गई और उसे कसकर गले लगा लिया। ध्रुव अचानक गले लगने से स्तब्ध रह गया और उसने तुरंत भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? प्रिया अय्यर ने रोते हुए ध्रुव की छाती को भिगोया और बड़बड़ाया, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? क्यों? तुम सब मुझे क्यों छोड़ देते हो? कोई मेरी मुश्किलों को क्यों नहीं समझता? क्यों? तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? वे? प्रिया अय्यर की आंखों में घृणा की झलक थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, वे सिर्फ जानवरों का झुंड हैं। अपनी मुस्कान के पीछे छिपे चाकू वाले जानवरों का झुंड। ध्रुव अवाक रह गया। वह समझ गया कि अमीर परिवारों के बीच खून का रिश्ता एक मजाक था। अपने माता पिता के बिना लिनप्रिया का अय्यर परिवार में निश्चित रूप से अच्छा जीवन नहीं होता, अन्यथा वह बाहर नहीं जाती। वह एक अमीर परिवार से आती है, लेकिन उसे दर्द में अकेले कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वह अभी भी अपनी शुरुआती 20वीं की लड़की है। ये सोचकर वह वास्तव में प्रिया अय्यर को कुछ हद तक समझ गया और उस दिन सगाई टूटने के दृश्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। प्रिया अय्यर उस दिन चुपचाप पीछे खड़ी रही, बिना कुछ ज्यादा बोले। दूसरों के बीच वह चुप रही और उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से सहानुभूति दिख रही थी। वास्तव में उसने उस दिन लिनप्रिया को देखा था, लेकिन अब प्रिया अय्यर के शब्दों से वह वास्तव में प्रिया अय्यर की कठिनाइयों को समझ गया। वह एक बुरी महिला नहीं है, नहीं वह घमंडी है। उसने सगाई तोड़ दी क्योंकि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरे कोण से इसके बारे में सोचें तो लिनप्रिया वास्तव में खुद से कहीं अधिक दयनीय है। ये सोचकर ध्रुव ने धीरे से आह भरी। ठीक है, चलो एक दूसरे को समझते हैं। मुझे पता है कि आपकी अपनी कठिनाइयां हैं। मैं सगाई तोड़ने के लिए आपको दोष नहीं देता। आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, और मैंने वास्तव में आपको छुआ नहीं है। लिनप्रिया ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मुझे पता है कि आप डर रहे हैं कि मीरा को पता चल जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये समझ लिया है, भले ही आप वास्तव में स्वीकार करते हैं कि हम अब साथ हैं, फिर भी मेरा मनोरंजन करियर खतरे में पड़ जाएगा। ये खत्म हो गया है। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। इसलिए जब से आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो चलिए पहले दोस्त बन जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि उस दिन मीरा का आपसे सगाई करने का समझौता सिर्फ एक सती काम था, इसलिए मैं आपके खत्म होने तक इंतजार कर सकता हूँ। ध्रुव को सिरदर्द हो गया और उसने असहाय होकर कहा, आप वास्तव में गलत समझे। जैसे ही शब्द निकले, लिनप्रिया की आंखों के घेरे तुरंत फिर से लाल हो गए और उसके होंठ कांपते हुए उसने कहा, क्या आपका मतलब है कि आप मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते हैं? मैं? ध्रुव को नहीं पता था कि क्या कहना है। अनगिनत शीर्ष विशेषज्ञों की घेराबंदी का सामना करने पर वह आसानी और आत्मविश्वास के साथ ऐसा करने में सक्षम था, लेकिन महिलाओं और भावनाओं का सामना करते हुए उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। यदि आप इस बात से सहमत नहीं हैं, मैं तुरंत इमारत से कूद जाऊंगा। जीने का क्या मतलब है? इतना कहकर लिनप्रिया बालकनी की ओर भागी। ध्रुव ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और आखिर में कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, कृपया कोई बेवकूफी मत करो, ठीक है? एक छोटी लड़की हर मोड़ पर मौत की तलाश क्यों कर रही है? लिनप्रिया के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों के कोनों से आंसू लटक रहे थे। ये सही है, पुरुषों को जिम्मेदार होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तभी गलियारे में कदमों की आवाज आई। इससे पहले कि यह खत्म हो, होटल के दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक दी गई। तुरंत दरवाजा खोलने की लिए चिल्लाने की आवाजें आईं। ध्रुव और लिनप्रिया ने अपने चेहरों पर उलझन के साथ एक दूसरे को देखा। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी। तुम्हें ढूंढ रहे हो? लिनप्रिया ने अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया। यह असंभव है, कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ हूँ। मैं जाकर देखूंगा। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और दरवाजे की ओर चला गया। फिर दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजे पर लोगों के एक समूह ने अचानक अपने कैमरे उठाए। क्रैक कचा, कैमरे का फ्लैश जलता रहा। सब कुछ बिजली की चमक मात्र था। दर्जनों या सैकड़ों तस्वीरें ली गईं। तुम क्या कर रहे हो? अध्याय 61 चलो दोस्त बने। ये पपराजी का एक समूह निकला। सामने पीले बालों वाला एक लापरवाह युवक था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री प्रिया, आप मनोरंजन उद्योग में सबसे लोकप्रिय नई मासूम देवी हैं।
सकल के अंदर और बाहर हर कोई आपको राष्ट्रीय बहन कहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक कमरा खोलेंगे। ये वास्तव में ब्रेकिंग न्यूज़ है। सनी रावत के शब्दों ने पीछे के पपराजी के समूह को भी बात करने के लिए प्रेरित किया और सभी के चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। सुश्री प्रिया, कवर के नीचे छिपना बंद करो। हमने सभी तस्वीरें ली हैं। आइए चर्चा करें कि उनसे कैसे निपटें। अगर ये तस्वीरें उजागर हुई तो मुझे लगता है कि आपका मनोरंजन उद्योग का व्यक्तित्व पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, है ना? लिनप्रिया की आंखें अचानक लाल हो गईं। वह रजाई से उठ बैठी, दरवाजे पर पपराजी के समूह को देखा और अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम नीच हो। क्या मेरा अपना निजी जीवन नहीं हो सकता? तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करते हो? तुम एक स्टार हो, हम पपराजी हैं। अगर हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे तो हम किसका पीछा करेंगे? हा हा हा। बाहर से हंसी का एक विस्फोट हुआ और लोगों का एक समूह प्रिया अय्यर को बिस्तर पर देख रहा था, उभरा आंखों और गहरी इच्छा के साथ। वे पपराजी हैं। एक तरफ वे पैसे कमाने के लिए मशहूर हस्तियों की गोपनीयता इकट्ठा करते हैं, दूसरी तरफ वे इन मशहूर हस्तियों का पीछा करते हैं और उन्हें मुसीबत में डालने के लिए पैसे लेने के लिए मजबूर करते हैं। और जब वे चौथी और पांचवीं श्रेणी की कुछ टालेट से मिलते हैं जिनके पास पैसा और शक्ति नहीं है, तो वे उनके साथ यौन संबंध बनाने की धमकी भी देते हैं, अन्यथा वे सभी प्रकार के घोटालों को उजागर कर देंगे। ध्रुव दरवाजे के पास खड़ा था और उसे कुछ भी नहीं समझकर अनदेखा किया गया। लोगों के समूह ने उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखा, सभी बिस्तर पर लेटी प्रिया अय्यर को देख रहे थे। उसने अपना सिर खुजलाया और अचानक हानि रहित ढंग से मुस्कुराया, पापराजी इतने पागल। दरवाजे पर खड़े पपराजी ने अचानक भौहें सिकुड़ी और ध्रुव की ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ध्रुव घेरे में कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। ये देखकर कि वह अपने पहनावे में और भी ज्यादा दरिद्र था, उसने तुरंत ध्रुव को अनदेखा कर दिया। सामने खड़ा पीला आदमी डांटता हुआ बोला, तुम कौन हो? रास्ते से हट जाओ और रास्ते से हट जाओ। तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव ने अपनी गर्दन घुमाई, उसकी आंखें अचानक भूरी हो गईं और उसके पूरे शरीर से एक ठंडी और डरावनी आभा फूट पड़ी। दरवाजे पर खड़े पपराजी का एक समूह डर से कांप उठा। सनी रावत भी ध्रुव की आंखों से डर गया। वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया और कांपते हुए बोला, क्या करना है? मैं तुमसे कह रहा हूं, खिलवाड़ मत करो। हम त्यानयान कंपनी से हैं। अगर खिलवाड़ करने की हिम्मत है तो पहले अपने बारे में सोचो। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी। त्यानयान कंपनी क्या है? बिस्तर पर लेटी लिनप्रिया के चेहरे पर घबराहट के निशान दिखाई दिए और उसका दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये स्काई आई कंपनी नाम की एक मनोरंजन कंपनी है। वास्तव में ये सभी प्रकार के गंदे काम करती है। यह विभिन्न हस्तियों के बारे में गंदी जानकारी एकत्र करने और फिर उन्हें पैसे देने की धमकी देने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा जाता है कि इस कंपनी के पीछे काली ताकतें हैं। सावधान रहें और उनका पीछा न करें। उनके बीच टकराव हुआ था। ध्रुव ने प्रिया अय्यर की ओर देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया अय्यर वास्तव में उसकी परवाह करती है। उसने 2 सेकंड के लिए सोचा, पपराजी की ओर मुड़ा और शांति से कहा, तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करने का मौका देता हूं। अब तुम्हारे हाथ में जितनी भी तस्वीरें हैं उन्हें डिलीट कर दो और माफी मांगो। यह मामला आज सुलझ जाएगा। पपराजी के एक समूह ने एक दूसरे को देखा, फिर जोर से हंसने लगे। लोगों के एक समूह ने ध्रुव को ऐसे देखा जैसे वे मूर्ख हों। फोटो हटाओ और अपनी गलती स्वीकार करो। वाह, तुम इसके लायक हो। हमारे पीछे त्यानयान कंपनी है। अगर तुमने हमें अपमानित करने की हिम्मत की तो तुम दोनों हर मिनट दयनीय स्थिति में रहोगे। अब आज्ञाकारी बनो और पैसे ले लो, नहीं तो तुम्हारी तस्वीरें आज वायरल हो जाएंगी। लॉन्ग है। लिनप्रिया कांप उठी, तुम्हें कितने चाहिए? 50 मिलियन। एक पैसा भी ज्यादा नहीं, एक पैसा भी कम नहीं। पैसे लो और तुरंत निकल जाओ। लिनप्रिया की आंखें काली पड़ गईं। 40 करोड़ रुपए। वह 40 करोड़ रुपए कहां से ला सकती थी? अगर वह अय्यर परिवार के यहाँ रहती तो ठीक रहता, लेकिन अब अय्यर परिवार उसका घर नहीं रहा। मुझे अभी अभी डेब्यू किए हुए 1 साल ही हुआ है, इसलिए मैं इतने पैसे नहीं दे सकती। 50 मिलियन। तुम जाकर इसे क्यों नहीं ले लेते? ध्रुव को गुस्सा आया। उसने शुरू में सोचा था कि ये युवा लोगों का एक समूह है जो अदूरदर्शी हैं और वे उन्हें सबक सिखाएंगे, लेकिन अब मुझे पता है कि यह एक कमबख्त लुटेरा है। हुआंगमाओ के लोगों ने ध्रुव की नाक की ओर इशारा किया और गाली दी, यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम एक गरीब आदमी की तरह कपड़े पहने हुए हो और कचरा इकट्ठा करने वाले की तरह दिखते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस राष्ट्रीय लड़की के साथ कैसे जुड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय बहन ने टेकआउट के लिए कहा हो? लोगों का एक समूह जोर से हंसा। ये पता चला कि राष्ट्रीय बहन बहुत भाग्यशाली है। अगर उसे पहले पता होता तो वह हमारे पास आती। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप सहज रहेंगे। लोगों के एक समूह द्वारा बोले गए गंदे शब्दों ने लिनप्रिया के चेहरे को पीला कर दिया। उसने वास्तव में अपना चेहरा ढक लिया और चुपचाप घुटना शुरू कर दिया। कल रात मुझे बिना किसी स्पष्ट कारण के नशा दिया गया और मेरा कौमार्य खो गया। आज सुबह मुझे पपराजी ने पकड़ लिया और उन्होंने 40 करोड़ रुपए की मांग की। लिनप्रिया को लगा जैसे आसमान गिर रहा है और उसकी आंखों में आंसू बह निकले। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस समय ध्रुव की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई थीं। जैसे ही सनी रावत और बाकी लोग खुशी से हंस रहे थे, ध्रुव ने अचानक अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और सीधे सनी रावत के गले की हड्डी को पकड़ लिया। सनी रावत की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत ध्रुव की उदास आंखें देखीं। उसकी सांस तुरंत रुक गई और उसकी पीठ से ठंडक दौड़ गई, जैसे कि वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। तुम ये करना चाहते हो? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, ध्रुव का थप्पड़ पहले ही उसके चेहरे पर पहुंच चुका था। ताली ताली ताली। सनी रावत के गाल पर कई जोरदार थप्पड़ मारे गए। चेहरा और सनी रावत की चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। उसके मुंह से खून और टूटे हुए दांत निकले। पंखे से उसका कान का पर्दा फट गया, उसकी नाक टूट गई और उसका मुंह टेढ़ा हो गया। गलियारा तुरंत शांत हो गया। कुछ थप्पड़ों के बाद ध्रुव ने सनी रावत की छाती पर लात मारी। सनी रावत को बाहर निकाल दिया गया और लोगों के एक समूह को नीचे गिरा दिया। ध्रुव ने अपने हाथ झाड़े और गलियारे से बाहर चला गया। लोगों का बाकी समूह डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। तुमने किसी को मारने की हिम्मत की। हम अब तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे। पर्दाफाश। ध्रुव की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और वह इस आदमी के सामने चमका और बिना किसी कारण के उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह आदमी लट्टू की तरह उछला और जोर से जमीन पर गिरा। उसने मुंह भर खून थूका और बेहोश हो गया। क्या इसका पर्दाफाश होने वाला है? गलियारे में एकदम सन्नाटा था। ध्रुव ने एक सिगरेट जलाई, धुआं उड़ाया और धीरे से कहा, अपने पास जितने भी कैमरे हैं मुझे ला कर दो। बाकी लोग ध्रुव से डर गए। इतने वर्षों तक पपराजी रहने के बाद उन्होंने कभी इतना सक्षम व्यक्ति नहीं देखा था। लोगों का एक समूह विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उन्होंने कांपते हुए कैमरा सौंप दिया। ध्रुव ने एक एक करके लात मारी और कैमरा उसके पैरों के तलवों पर टोफू के टुकड़ों की तरह लग रहा था। ताली ताली। 1 दर्जन कैमरे और मेमोरी कार्ड टुकड़े टुकड़े हो गए। लोगों के एक समूह ने बेहद उदास भाव से ध्रुव को देखा। सबूतों से छुटकारा पाने के बाद ध्रुव ने अपने हाथों को झाड़ा और शांत भाव से कहा, चले जाओ। अगर तुमने फिर से परेशानी पैदा करने की हिम्मत की तो ये कैमरा तुम्हारा भाग्य होगा। एक पपराजी ने मुश्किल से निगला। अपनी सांस को निगलने में असमर्थ, उसने खुद को मजबूर करने के लिए कहा, अगर तुम्हें क्षमता है
हमें बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम ध्रुव है, बाहर निकलो। लोगों का एक समूह मौत से डर गया और चला गया। कमरे में प्रिया अय्यर दरवाजे पर मलबे को घूरती रही और बहुत देर तक खाली देखती रही। ये भी पहली बार है जब उसने किसी को इस तरह से पैपराजी से पेश आने की हिम्मत करते देखा है। ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया। मामला सुलझ गया, मुझे धन्यवाद मत दो। मैं नहीं चाहता कि तस्वीरें फैलें, अन्यथा मैं इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाऊंगा। प्रिया अय्यर ने उसे नाराजगी भरी नजर से देखा। तुम क्या स्पष्ट रूप से कहना चाहते हो? तुम मेरे साथ सोए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन प्रिया के मासूम चेहरे पर अचानक एक आकर्षक मुस्कान उभरी और उसके गालों पर शर्मीली लाली की लहरें दिखाई दी। ध्रुव, तुम अभी काफी मर्दाना थे। अगर तुम एक कंगाल नहीं होते तो मुझे लगता है कि बहुत सी लड़कियां तुम्हें पसंद करती और तुम्हारे बिस्तर में घुस जाती। यह अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। ध्रुव का मुंह फड़क उठा। इस समाज में अगर किसी आदमी के पास पैसे नहीं हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि वह जीने के लायक नहीं है और महिलाएं उसे पसंद नहीं करती? प्रिया अय्यर ने मुंह बनाया और गंभीरता से कहा, नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी होनी चाहिए परिस्थितियों की परवाह न करें। क्या तुम्हें परवाह है? लिन प्रिया ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, मुझे भी परवाह नहीं है। अगर कोई आदमी मुझे सुरक्षा का एहसास दे सकता है, मुझे सच्चा प्यार कर सकता है, मेरी देखभाल कर सकता है और मेरा सुरक्षित ठिकाना बन सकता है, तो मैं उसके साथ एक साधारण जीवन जीने को तैयार हूँ। दुर्भाग्य से मैं अभी भी उससे नहीं मिली हूँ। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और लिन प्रिया को गहराई से देखा। लिन प्रिया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान मासूम और दयालु थी। ध्रुव थोड़ा चकित था। उसने अपना सिर हिलाया और अपने विचलित करने वाले विचारों को दूर भगाया। मुझे पहले ही निकल जाना है। वह मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। और भी बहुत कुछ। क्या हुआ? ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। प्रिया अय्यर शर्मा गई, अपने छोटे हाथों को मरोड़ा। उसकी आंखें टालमटोल कर रही थी। आज धन्यवाद, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। वैसे तुमने अभी जो मुझसे दोस्ती करने का वादा किया है, क्या ये मायने रखता है? ध्रुव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, दोस्त बनना असंभव नहीं है, तो क्या मैं भविष्य में तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? ध्रुव का मुंह फड़क उठा। वह मना करना चाहता था, लेकिन लिन प्रिया की दयनीय हालत को देखते हुए और उसे चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी कहने का दिल न होने के कारण मेरे पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये निर्भर करता है। ये कहने के बाद ध्रुव बिना रुके सीधे चला गया। दूसरी तरफ तियानयान एंटरटेनमेंट के कार्यालय में मूल जिया हुआंगमाओ समूह खड़ा था और एक अधेड़ उम्र का आदमी कार्यालय में बैठा था। अधेड़ उम्र के आदमी ने मेज पटक दी और बुर्राया, कचरा। वे सब बकवास हैं। क्या उनमें से एक दर्जन भी एक को नहीं हरा सकते? वह बकवास प्रिया अय्यर है। क्या आप जानते हैं कि उन तस्वीरों की कीमत कितनी है? धिक्कार है। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। उसके बाल पीले हो गए और उसके दांत गायब हो गए और उसने स्पष्ट रूप से कहा, बॉस, आप हमें दोष नहीं देते। मैं बस ध्रुव नाम के उस आदमी को दोष देता हूं जो पीटने में बहुत अच्छा है। आप पीट सकते हैं, वह एक इंसान है, लेकिन उसके पास अभी भी 3 सिर और 6 हाथ हैं। धिक्कार है, मैं इसे निगल नहीं सकता। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में अचानक उदासी छा गई और वह अजीब तरह से मुस्कुराया। मेरे पास एक विचार है प्रिया अय्यर। मैं चाहता हूं कि तुम एक आदमी ढूंढो। मैं इस बार तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ ध्रुव बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर जा रहा था। रवि वर्मा ने कहा कि जड़ी बूटियां जल्द ही पहुंचा दी जाएंगी, इसलिए वह वहां चला गया। जैसे ही वह बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, ध्रुव टैक्सी से बाहर निकला और उसने 2 आकृतियां देखी और उसने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। ये काव्या शर्मा और उसकी मां किरण शर्मा हैं। वे दोनों अभी अभी कार से आए थे और कार चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रवेश द्वार पर रुकी। वे कार से बाहर निकले और ध्रुव को देखा। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ देर के लिए दृश्य थोड़ा ठंडा लगा। तुम फिर से क्यों हो? तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? काव्या शर्मा ने सबसे पहले ठंडे और दुखी भाव से बात की। अध्याय 62। वह कौन है? ध्रुव इन दोनों लोगों से बात करना ही नहीं चाहता था। उसने उन्हें न देखने का नाटक किया और बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के गेट की ओर चल दिया। काव्या शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह ध्रुव के सामने रुकी और गुस्से से बोली, क्या तुम सुन रहे हो कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ? क्या तुम्हारे पास कान नहीं है? ध्रुव रुक गया और अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखकर भौहें सिकोड़ने लगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि बाई परिवार के इन 2 लोगों से उसे घिन आती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, रवि वर्मा बाई परिवार से यह जड़ी बूटी मांगने गया था, इसलिए इसे उसका एहसान माना जा रहा था। ये सोचकर ध्रुव ने अपने दिल में छिपी घृणा को दबा लिया और भौहें सिकोड़ लीं। मेरे यहाँ आने से तुम्हारा क्या लेना देना है? हट जाओ रास्ते से। काव्या शर्मा ने न केवल हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन चेहरे पर गर्व के भाव के साथ वह आक्रामक ढंग से एक कदम आगे बढ़ा। बेशक ये मायने रखता है। ये बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स है। क्या यह ऐसी जगह है जहां तुम जैसे आलसी लोग जब चाहो आ सकते हो? तुम्हारे हाथ में टेकआउट बॉक्स नहीं है, इसलिए तुम निश्चित रूप से टेकआउट डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नहीं हो। बोलो, क्या तुम यहाँ मुसीबत में फंसने और सामान चुराने के लिए आना चाहते हो? ध्रुव के दांत गुस्से से खुजली कर रहे थे। इस महिला के दिमाग का सर्किट इतना अजीब क्यों था? किरण शर्मा ने भी नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई छिपा हुआ मकसद होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिछली बार जब ध्रुव ने उसे पीटा था तो किरण शर्मा डर गई थी, लेकिन ये बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स का गेट है और वहाँ सुरक्षा गार्ड निगरानी कर रहे हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव ने बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रवेश द्वार पर उनके साथ क्या करने की हिम्मत की। अपने पीछे बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स पर भरोसा करते हुए किरण शर्मा और काव्या शर्मा फिर से घमंडी हो गईं। ध्रुव की आंखें ठंडी हो गईं और उसने उन दोनों की तरफ देखा। मैं फिर से कहूंगा, रास्ते से हट जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। अरे तुम्हें क्या हो सकता है? तुम हंसते हंसते मर जाने से नहीं डरते? काव्या शर्मा ने आंखें घुमाई और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अगर हम तुम्हारे लिए रास्ता भी हटा दें तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अंदर जा सकते हो? मेरे बाई परिवार में हर किसी को अंदर जाने से पहले नमस्ते कहना पड़ता है। तुम एक कंगाल हो, तुम अंदर कैसे जा सकते हो? काव्या शर्मा के चेहरे पर एक नंगी उपहासात्मक मुस्कान थी। जाहिर तौर पर उसे नहीं लगा कि ध्रुव यहाँ आ सकता है। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। वह इन 2 लोगों से बकवास करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने उनसे परहेज किया और सीधे दरवाजे की तरफ चला गया। किरण शर्मा ने भौहें सिकोड़ी और कुछ आश्चर्य से कहा, ये ध्रुव वास्तव में मर चुका है, उसका यहाँ वास्तव में कुछ करने को नहीं होगा, है ना? काव्या शर्मा ने व्यंग्य किया, माँ आप ध्रुव को बहुत ऊंचा समझती हैं। वह कौन है जो बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स से संबंधित हो सकता है? वह सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है और जानबूझकर हमारे सामने दिखावा करना चाहता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो उसे देख लीजिए। आप निश्चित रूप से अंदर नहीं जा पाएंगे और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। किरण शर्मा ने इस बारे में सोचा और वे दोनों ध्रुव को घूरने लगी। ध्रुव आराम से बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के भव्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, गियर लीवर अपने आप ऊपर उठ गया। वह धीरे धीरे अंदर चला गया। ध्रुव का मजाक देखने के लिए बाहर खड़ी काव्या शर्मा पत्थर बन गई। अगले ही पल वह चौंक गई, अपनी आंखें रगड़ी और चौंक कर बोली, माँ ये ध्रुव, यह अंदर कैसे आ गया? बगल में खड़ी किरण शर्मा भी अविश्वास से देखने लगी। मुझे नहीं पता, ये कैसे संभव है?
हमें अंदर जाने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा, तो वह तुरंत अंदर क्यों आ गया? काव्या शर्मा को चक्कर आ गया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? उसने अपने पैर पटकते हुए गुस्से से कहा, नहीं, मैं पूछूंगी कि क्या चल रहा है। चलो बिना इंतजार किए सीधे अंदर चलते हैं। ये कहने के बाद काव्या शर्मा भी दरवाजे की तरफ बढ़ी और अंदर जाना चाहती थी, लेकिन गियलीवर नहीं उठा और उसके बगल में बैठे सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर उदासीनता थी। काव्या शर्मा अचानक अपना संयम खो बैठी और सुरक्षा गार्ड की ओर इशारा किया, अरे दरवाजा खोलो। सुरक्षा गार्ड ने उसकी तरफ देखा, तुम किसे ढूंढ रही हो? रजिस्टर करो, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। किरण शर्मा भी गुस्से में थी और गुस्से से बोली, हमें रजिस्टर क्यों करना चाहिए? जो व्यक्ति अभी अंदर आया है उसने रजिस्टर क्यों नहीं किया? कोई टिप्पणी नहीं। काव्या शर्मा और किरण शर्मा की आंखें गुस्से से काली हो गईं और जब वे गुस्से में थी तो उनके दिलों में सदमे और भ्रम की भावनाएं उभरी। ऐसा क्यों है? ध्रुव बिना कुछ कहे अंदर क्यों चला गया? क्या ऐसा हो सकता है? काव्या शर्मा के दिमाग में एक भयानक संभावना उभरी। क्या ये हो सकता है कि ध्रुव बेंगलुरु चैंबर ऑफ कॉमर्स का कर्मचारी हो? काव्या शर्मा का शरीर जोर से कांप उठा। यह असंभव था। ध्रुव एक कंगाल था, वह बेंगलुरु चैंबर ऑफ कॉमर्स का कर्मचारी कैसे हो सकता है? नहीं, हमें इस ध्रुव के बारे में और पता लगाना होगा। काव्या शर्मा ने अपने होंठ काटे, फिर सुरक्षा गार्डों की ओर देखा और कहा, हम मिस्टर लॉन जेलॉन की तलाश कर रहे हैं। हम यहाँ जड़ी बूटियां पहुंचाने आए हैं। आप फोन करके पूछ सकते हैं। कई सुरक्षा गार्डों ने काव्या शर्मा की ओर देखा। उनमें से एक फोन करने के लिए सुरक्षा बूथ में घुसा, लेकिन एक पल बाद बाहर निकल गया और अपने साथी को सिर हिलाया। गियर लीवर उठाया गया और काव्या शर्मा ने अहंकारपूर्वक किरण शर्मा को अंदर खींच लिया। चारों ओर देखने और ध्रुव की आकृति न देखने के बाद काव्या शर्मा ने चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। ध्रुव, ध्रुव, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आज क्या कर रहे हो। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और रवि वर्मा को फोन किया, दूसरी तरफ से खुशामद भरी मुस्कान के साथ, मी लॉन, हम बेंगलुरु चैंबर ऑफ कॉमर्स में आ गए हैं और हम जड़ी बूटियां अपने साथ लाए हैं। क्या हम अब आपके ऑफिस जा रहे हैं? बस इसे मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। यह अच्छा है। फोन रखने के बाद काव्या शर्मा ने राहत की सांस ली। किरण शर्मा ने कहा, बेटी अभी अभी मी लॉन ने क्या कहा? काव्या शर्मा ने अपनी छाती थपथपाई और खुशी से बोली, उन्होंने हमें जड़ी बूटियां उनके ऑफिस में पहुंचाने के लिए कहा था। पिछली बार मैं किसी कारण से उनसे नहीं मिल पाई थी। इस बार मुझे रवि वर्मा से मिलना है और इस ऑर्डर के बारे में उनसे अच्छी तरह बात करनी है। इतना कहकर काव्या शर्मा ने किरण शर्मा को चैंबर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग में खींच लिया। इस समय जैसे ही ध्रुव लिफ्ट से उतरा, उसने देखा कि रवि वर्मा लिफ्ट के पास इंतजार कर रहा था। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, आप यहाँ कार्यालय में मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? रवि वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, लोन शॉप, कृपया मेरे साथ नीचे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाई और रवि वर्मा के पीछे गलियारे में चला गया। एक पल के बाद रवि वर्मा एक कार्यालय के सामने रुक गया, ध्रुव को देखकर मुस्कुराया और कहा, ड्रैगन के सिर को देखो। ध्रुव ने इसे देखा और थोड़ा चौंक गया। कार्यालय ने अध्यक्ष के कार्यालय को लिखा। रवि वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, लोंगशॉ, मेरी वर्तमान पहचान बेंगलुरु चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की है। कार्यालय आपके बगल में है। ये कार्यालय विशेष रूप से आपको दिया गया है। इसका अभी अभी जीर्णोद्धार किया गया है। ध्रुव मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। कार्यालय का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कार्यालय की सजावट बहुत शानदार और भव्य है, लोंगोजे के कार्यालय से लगभग 10 गुना अधिक शानदार। रवि वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से जब आप चैंबर ऑफ कॉमर्स में आएंगे तो यह आपका निजी कार्यालय होगा। बस मुझसे पूछें कि क्या आपको कुछ करना है। ध्रुव ने एक सिगरेट निकाली और उसे अपने मुंह में रखा। वह चमड़े के बड़े सोफे पर बैठ गया और बोला, क्या आज बाई परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं? रवि वर्मा ने सिर हिलाया, हाँ, आओ और औषधीय सामग्री पहुंचा दो। अपनी घड़ी की ओर देखते हुए रवि वर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि यह जल्द ही आने वाला है, ड्रैगन हेड। ध्रुव ने अपना हाथ हिलाया, जाओ और उनसे बात करो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। रवि वर्मा मुस्कुराया, हाँ ड्रैगन हेड। रवि वर्मा कार्यालय से बाहर चला गया और सम्मानपूर्वक दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के तुरंत बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। काव्या शर्मा और किरण शर्मा बाहर निकली। उन्होंने तुरंत रवि वर्मा को देखा और तुरंत आकर्षक ढंग से मुस्कुराई, मिस्टर लॉन्ग। रवि वर्मा ने दोनों लोगों को देखा, अपने कार्यालय की ओर चले गए और शांति से कहा, यदि आपको कुछ कहना है तो मेरे कार्यालय में आइए। अध्यक्ष आराम कर रहे हैं, इसलिए धीरे से बोलें। काव्या शर्मा ने जल्दी से सिर हिलाया और नजर घुमाई। मैंने अध्यक्ष के कार्यालय की नेमप्लेट वाले कमरे को देखा और मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। बेंगलुरु चैंबर ऑफ कॉमर्स को एक अतिरिक्त अध्यक्ष कब मिला? उसने और किरण शर्मा ने एक दूसरे को देखा और किरण शर्मा भी हैरान दिखी। रवि वर्मा ने अपना सिर घुमाया और उन दोनों की तरफ देखा, भौहें सिकोड़ते हुए, सुश्री बाई। काव्या शर्मा और किरण शर्मा कांप उठी और रवि वर्मा के पीछे पीछे भागी, अनिच्छा से पीछे मुड़कर देखा। ये बेंगलुरु चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का कार्यालय है, जो रवि वर्मा से भी ऊंचे दर्जे का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने की बात तो दूर, उसे एक नजर देखना भी सम्मान की बात होगी। जब वे रवि वर्मा के कार्यालय में पहुंचे, काव्या शर्मा ने आदरपूर्वक वह बक्सा रवि वर्मा की मेज पर रख दिया और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, मी लॉन्ग, ये वही औषधीय सामग्रियां हैं जिनके बारे में आपने पूछा था। मैंने उन्हें आपके लिए ढूंढ निकाला है। रवि वर्मा ने विशाल कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर काव्या शर्मा और किरण शर्मा को बैठने का इशारा किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो शुक्रिया सुश्री बाई। सुश्री बाई आपको एक कीमत देंगी। काव्या शर्मा ने अपना सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मी लॉन्ग, आपका स्वागत है। ये हमारे बाई परिवार की ओर से एक उपहार है। कुछ औषधीय जड़ी बूटियां मूल्यवान नहीं हैं। काव्या शर्मा ने कहा कि यह बेकार है, लेकिन काव्या शर्मा को अपने दिल में थोड़ा दुख हुआ। हालांकि ये औषधीय जड़ी बूटियां प्राकृतिक खजाने नहीं हैं, लेकिन इन्हें पाना बेहद मुश्किल है और बाजार में इन्हें लाखों में बेचा जा सकता है। लेकिन रवि वर्मा को यह उपकार देने के लिए लाखों की बात तो दूर, करोड़ों की कीमत चुकानी पड़ती है। काव्या शर्मा ने रवि वर्मा की ओर देखा और देखा कि वह अच्छे मूड में है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लॉन्ग, मैं पूछना चाहता हूँ, हाल ही में मैंने सुना है कि बेंगलुरु चैंबर ऑफ कॉमर्स के पास एक व्यावसायिक ऑर्डर है और वह एक भागीदार की तलाश कर रहा है। आप हमारे बाई परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? रवि वर्मा ने अपनी भौहें उठाई, चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया, आधे मुस्कुराते हुए, सुश्री बाई, कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस व्यावसायिक ऑर्डर के लिए आपके बाई परिवार को प्राथमिकता दूंगा, लेकिन रवि वर्मा ने रुककर चाय का प्याला नीचे रखा और एक बूढ़ी लोमड़ी की तरह मुस्कुराया, लेकिन सुश्री बाई भी जानती हैं कि यह ऑर्डर बहुत लाभदायक है। आप सभी 6 अमीर परिवार भाग लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं आपके बाई परिवार के प्रति पक्षपाती हूं, मुझे एक ही समय में सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता सुश्री बाई, फिलहाल। गारंटी है। काव्या शर्मा का चेहरा जम गया और उसने मन ही मन कोसा। वह वास्तव में एक बूढ़ी लोमड़ी थी। वह बाई परिवार के पक्ष में बोलती दिख रही थी, लेकिन वास्तव में उसने अपनी स्थिति नहीं बताई। काव्या शर्मा ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा शांत हो गया और वह मुस्कुराया। मिस्टर लॉन्ग ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, कृपया हमारे बाई परिवार का अच्छे से ख्याल रखें।
हमारा भाई परिवार आपको निराश नहीं करेगा। रवि वर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की ली और कुछ नहीं कहा। काव्या शर्मा ने अपने होंठ काटे और अचानक बोली, वैसे मिस्टर लॉन्ग, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके बगल में चेयरमैन का ऑफिस कब से है? मुझे याद नहीं कि यह पहले यहाँ था। रवि वर्मा ने हंसते हुए कहा, ये वास्तव में हाल ही में हुआ है। सच कहूँ तो चेयरमैन अभी अंदर बैठे हैं। काव्या शर्मा की आवाज़ बंद हो गई और वह चौंक कर बोली, कौन है? अध्याय 63 गलत जगह आ गए। रवि वर्मा ने अपने चेहरे पर चाय की चुस्की ली, अपना सिर हिलाया और कहा, माफ करें मिस बाई, मैं चेयरमैन का नाम लेने के योग्य नहीं हूँ। काव्या शर्मा के हाव भाव एकदम बदल गए और वह रवि वर्मा की बातों से चौंक गईं। रवि वर्मा किस तरह के व्यक्ति हैं? वे बेंगलोर शहर के सबसे अमीर आदमी हैं और बेंगलोर में सबसे ऊंचे दर्जे के लोगों में से एक हैं। लेकिन वे इतने विनम्र थे कि उन्होंने कहा कि वे चेयरमैन का नाम लेने के योग्य नहीं हैं। बगल में खड़ी किरण शर्मा भी डर गईं और जल्दी से काव्या शर्मा के कपड़े खींचकर घबराई हुई सी फुसफुसाईं, बेटी मत पूछो। इस चेयरमैन की पहचान ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से जान सकें। काव्या शर्मा ने अपने होंठ काटे, आखिरकार रवि वर्मा की तरफ देखा और एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मैं समझ गई मिस्टर लॉन्ग, मैं अभी अभी बहुत अहंकारी थी। गहरी सांस लेते हुए काव्या शर्मा खड़ी हुई और रवि वर्मा से बोली, मिस्टर लॉन्ग, हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए हम पहले निकलेंगे। रवि वर्मा ने हाथ हिलाए और हल्के से मुस्कुराए, सुश्री बाई, धीरे धीरे चलिए। काव्या शर्मा ने किरण शर्मा को ऑफिस से बाहर निकाला, उनका दिल अभी भी धड़क रहा था। रवि वर्मा ने अभी जो कहा वह निस्संदेह एक भारी हथौड़े की तरह था। एक बड़ा आदमी जिसका रवि वर्मा को इतनी विनम्रता से सामना करना पड़ा, वह वास्तव में लॉन्ग हाई में आया। और पूरे लॉन्ग हाई में कोई खबर नहीं है। काव्या शर्मा के दिमाग में अचानक एक विचार आया, जबकि किसी को खबर के बारे में पता नहीं था, अगर वह चेयरमैन से संपर्क कर सके तो क्या भाई परिवार समृद्ध नहीं होगा? काव्या शर्मा जितना अधिक इसके बारे में सोचती उतनी ही उत्साहित होती और यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर थोड़ा कांपने लगता। जब वह चेयरमैन के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंची तो वह रुक गई। किरण शर्मा दंग रह गई और उसने संदेह से पूछा, क्या हुआ यूरो? काव्या शर्मा ने अचानक कार्यालय की ओर देखा, माँ, अगर मैं रवि वर्मा को छोड़कर सीधे चेयरमैन से मिलूं तो आपको क्या लगता है? किरण शर्मा का चेहरा डर से पीला पड़ गया, क्या तुम पागल हो यूरो? ऐसे मत करो, नमस्ते कहे बिना मिलना वर्जित है। अगर चेयरमैन को नाराज किया गया तो हमारा भाई परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वह दुखी होगा? मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ, मैं इस चेयरमैन से मिलना चाहता हूँ। नहीं, तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। किरण शर्मा काव्या शर्मा को खींचकर दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन इस समय काव्या शर्मा ने भूत की तरह ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। गलियारा बेहद शांत था, काव्या शर्मा को अपनी दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। इस समय उसे अचानक चक्कर आया और अचानक जाग गई। क्या तुमने अभी वास्तव में ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत की है? काव्या शर्मा, तुम पागल हो। क्या तुम जानती हो कि तुम जो कर रही हो वह वर्जित है? काव्या शर्मा की पीठ पर अचानक ठंडा पसीना आ गया और उसका दिमाग अचानक साफ हो गया। क्या होगा अगर बिना सूचना के मेरे जाने का व्यवहार चेयरमैन को नाखुश कर दे? फिर भाई परिवार खत्म हो गया। काव्या शर्मा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और बिना कुछ कहे उसने किरण शर्मा को खींच लिया और जल्दी से दरवाजे का बटन दबाते हुए लिफ्ट में भाग गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, दफ्तर का दरवाजा खुल गया। काव्या शर्मा ने लिफ्ट में दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी, लेकिन उसे खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह डरी हुई थी कि उसकी लापरवाही से भाई परिवार को असहनीय कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय ध्रुव अपने चेहरे पर संदेह के भाव लिए दरवाजे पर खड़ा था। अभी अभी किसी ने दरवाजा खटखटाया था। वह व्यक्ति कहाँ है? लिफ्ट में। काव्या शर्मा ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और जोर से सांस ली। किरण शर्मा भी उससे डर गई। यूरो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सौभाग्य से तुम भाग गई, नहीं तो अगर चेयरमैन ने हमें देख लिया और नाराज हो गए तो बात खत्म हो जाएगी। काव्या शर्मा गंभीर दिखी। मैं समझती हूँ माँ, मुझे आज इस चेयरमैन से मिलना नहीं चाहिए। मैं देखूंगी कि भविष्य में मुझे कोई मौका मिलता है या नहीं। किरण शर्मा ने आह भरी, लेकिन अगर रवि वर्मा कुछ नहीं बोले तो तुम्हें क्या अवसर मिलेंगे? तुमने कभी चेयरमैन का चेहरा भी नहीं देखा है। अगर तुम उनसे बाहर मिल भी जाओगी तो उन्हें पहचान नहीं पाओगी। काव्या शर्मा ने अपने होंठ काटे और अचानक चिल्लाए, अरे वैसे मेरा चचेरा भाई बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कर्मचारी नहीं है। तुम उसे पूछताछ क्यों नहीं करने देती? कोई बात नहीं, मैं उसे अभी बता दूंगी। काव्या शर्मा ने अपना सेल फोन निकाला और कॉल किया और दूसरी तरफ उसके चचेरे भाई वांगहोंगा की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, हेलो। काव्या शर्मा ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, चचेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ यूरो। वह मेरी चचेरी बहन है। तुम्हें मुझे कॉल करना क्यों याद आया? काव्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, चचेरे भाई, मुझे तुमसे कुछ मदद मांगनी है। क्या हुआ? काव्या शर्मा ने आंखें घुमाई और कहा, चचेरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया चेयरमैन है? दूसरी तरफ से वांगहोंगा हैरान और उलझन में था। अध्यक्ष, मैं वास्तव में यह नहीं जानता। क्या गड़बड़ है? काव्या शर्मा थोड़ी निराश हुई और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, अगर मुझे नहीं पता तो भूल जाओ। तो फिर चचेरे भाई, कृपया मुझे ध्यान देने में मदद करें कि अध्यक्ष कौन है। मैं आज आपके बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अध्यक्ष के कार्यालय को देखने आया था। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस अध्यक्ष से संपर्क करने का अवसर पा सकता हूं। वांगहोंगा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इन दिनों आपका ध्यान रखने में मदद करूंगा और अगर कोई खबर होगी तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद चचेरे भाई। वैसे चचेरे भाई, क्या आपके यहाँ ध्रुव नाम का कोई कर्मचारी है? ध्रुव? मैं कर्मचारी रिकॉर्ड बुक ढूंढ रहा हूँ। एक क्षण की चुप्पी के बाद वांगहोंगा ने कहा, नहीं, मुझे ये नाम नहीं मिला। आमतौर पर यहाँ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड बुक में होगा, लेकिन रसद विभाग के कुछ लोग नहीं हैं। क्या ध्रुव जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह रसद विभाग में हो सकता है? काव्या शर्मा को अचानक एहसास हुआ, मुझे पता है, शायद ये रसद के बारे में है। धन्यवाद चचेरे भाई। फोन रखने के बाद काव्या शर्मा ने व्यंग्य किया, मुझे लगा कि यह कहीं से आ रहा है, शायद ये नाम का ये व्यक्ति रसद विभाग में टॉयलेट क्लीनर है। किरण शर्मा ने भी व्यंग्य किया, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अंदर जाने में सक्षम थी। लंबे समय तक इस पर काम करने के बाद ये रसद विभाग में एक बेकार व्यक्ति निकला जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। काव्या शर्मा की आंखों में व्यंग्य दिखाई दिया, ध्रुव, मैं तुम्हारे द्वारा लगभग धोखा खा गई थी। ओह, वह अभी भी एक अक्षम आदमी है। मीरा, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। इधर ध्रुव ने रवि वर्मा को अलविदा कहा और जड़ी बूटियां लेकर आंगन में लौट आया। जैसे ही वह आंगन में गया, ध्रुव के चेहरे पर एक हार्दिक मुस्कान उभर आई। छोटे से आंगन में बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ था और लियू कुइरोंग और ये जियांगो घर की सफाई में व्यस्त थे। मेरी बहन दिया छोटे से आंगन में पुराने पेड़ के नीचे बैठी है। उसके पैर अब बहुत बेहतर हैं और वह बैसाखी के बिना धीरे धीरे चल सकती है। ध्रुव को वापस आते देख दिया अचानक खड़ी हो गई और आश्चर्य से बोली, भाई तुम वापस आ गए। ध्रुव के दिल में गर्मी महसूस हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूनफी, मुझे औषधीय सामग्री मिल गई है। यदि आप 2 दिन तक दवा पीते हैं तो आपके पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।
दिया की आंखों के कोनों में आंसू थे और उसने ध्रुव को गले लगा लिया। भाई, धन्यवाद। मूर्ख, एक परिवार को धन्यवाद कहने के लिए क्या कहा जाता है? ध्रुव ने दिया की पीठ थपथपाई और इस समय लियू कुइरोंग और ये जियांगुओ बाहर आ गए। दूसरा बड़ा घर की सफाई से गंदा था। लियू कुइरोंग ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, तुमने कहा था कि तुम जा रहे हो। तुम्हारे पिताजी और मैं बस अपना सामान पैक करके ये सारी चीजें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। क्या इन्हें तुम्हारे घर पर रखना आसान है? ध्रुव जोर से हंसा और बोला, माँ, पिताजी, सामान पैक करना बंद करो। मैंने तुमसे आज सुबह ही अपनी जरूरत की सारी छोटी मोटी चीजें साथ लाने को कहा था। ये सारे फर्नीचर और दूसरी चीजें हैं। क्या तुमने नया खरीदा है? क्या इसमें बहुत पैसे नहीं लगते? लियू कुइरोंग ने अपने पुराने हाथों को रगड़ा और फिर से कहा, ध्रुव, आज्ञाकारी बनो और वो फर्नीचर और दूसरी चीजें वापस कर दो। ये पुराने फर्नीचर अभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमें वो पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव भावुक हो गया। उसके माता पिता ने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी। अब जब उसके पास पैसे थे तो वह अपने माता पिता को और तकलीफ नहीं दे सकता था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, पापा, माँ, बस मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। तुम सीधे वहां रह सकते हो। दोनों बुजुर्गों को बहस करने की अनुमति न देते हुए ध्रुव ने दोनों बुजुर्गों को खींच लिया और दिया को छोटे से आंगन से बाहर ले गया। हमने सड़क के किनारे एक टैक्सी ली और 4 लोगों का एक परिवार उसमें बैठ गया। लियू कुइरोंग और ये जियांगुओ को गंदे कपड़े पहने देखकर टैक्सी चालक ने भौहें से कुड़ी और घृणा से कहा, कहाँ? ध्रुव ने कहा, लोंगटियन सीव्यू विला एरिया। टैक्सी चालक स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने ध्रुव को अपनी बड़ी आंखों से देखा। क्या बकवास है? तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने दोहराया, लोंगटियन सीव्यू विला एरिया। क्या तुम नहीं समझते? टैक्सी चालक के चेहरे पर एक अजीब सी नजर थी। उसने पिछली सीट पर लियू कुइरोंग और ये जियांगुओ को देखा और हंसा। क्या तुम जानते हो कि वह जगह कहाँ है? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? सफाई कर रहे हो? जैसे ही ये शब्द निकले, दिया का चेहरा अचानक लाल हो गया। ये जियांगुओ और लियू कुइरोंग ने भी अपने सिर नीचे कर लिए और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे थोड़े असमंजस में दिख रहे थे। ध्रुव की आंखें तुरंत धूसर और खोखली हो गईं। उसने ड्राइवर को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या सभी टैक्सी ड्राइवर तुम्हारे जैसे बातूनी हो गए हैं? टैक्सी ड्राइवर ध्रुव के चेहरे से चौंक गया।